Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एनसीईआरटी राइट सीरीज़। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है ये तीसरा लेक्चर है सेल का, और इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा बट कोई नहीं, देख लोगे इसे, है ना। इस लेक्चर में देखो हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो हमने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तक पढ़ लिया था, उसके पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, और उसके भी पहले अगर बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल देखा था जिसमें बैक्टीरियल सेल को देखा था बेसिकली। क्लियर है ना, जिसमें हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया भी समझा था। क्लियर है, तो इतना कुछ हमने देख लिया था। और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने 4 ऑर्गेनल्स को ऑलरेडी देख लिया था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, देन लाइजोसोम, देन वैक्यूल। ये 4 ऑर्गेनल्स को हमने देख लिया था। इन चारों के जो फंक्शंस थे वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड थे। क्लियर है ना, तो इसीलिए वो एक सिस्टम बना रहा था एंड दैट वाज इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। लेकिन बाकी सारे जो ऑर्गेनल्स अभी बच गए हैं, क्लियर है ना, तो वो सारे ऑर्गेनल्स में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है, वो सेपरेटली हैं। क्लियर है ना, उनका अपना अपना अलग अलग काम है, किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो उससे अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, और उसमें से जो हमें सबसे पहला ऑर्गेनल पढ़ना है दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो कलर मैं एक बार चेंज कर लूँ। ओके चलो, ये तो दिख रहा होगा बिल्कुल। सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया समझते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सिंपली पावर हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। कैसे होता है वो बात हम बाद में कर लेंगे। क्लियर है ना, जब हम ह्यूमन फिजियो पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ लेंगे, या फिर बेसिकली जब हम ये रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना अलग से, तो वहाँ पे पढ़ लेंगे। क्लियर है, यानी बोटनी वाले सेक्शन में बेसिकली ये पढ़ना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो भी रिएक्शंस है ना वो बोटनी में पढ़ते हो तुम। क्लियर है, जहाँ पे कि तुम रेस्पिरेशन पढ़ते हो। चलो यहाँ पे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसका सिंगुलर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, तो ये तो सिंगुलर प्लूरल समझते ही होंगे। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। इसका मतलब समझो कि जब तक इसको हम स्पेसिफिकली, यानी कि इसको स्पेशली मतलब कि स्टेंड नहीं करते हैं, यानी कि स्पेशल इसको स्टेनिंग नहीं करते हैं जब तक कि ये बेसिकली माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से विजिबल नहीं होता है। क्लियर है, यानी कि बेसिकली ये क्या बोल रहा है, स्मॉलर है ना, इसलिए द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल। याद रखना है तुम्हें कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, हर सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो वेरिएबल होगा। और किस बात पे डिपेंड करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। अब देखो, जो सेल एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जो सेल एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, वहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा। क्लियर है ना, जैसे एग्जाम्पल पे अगर तुम ऐसे समझो कि एक बर्ड्स है, एक चिड़िया है जो उड़ रही है बेसिकली, तो उसके जो फ्लाइट मसल्स होते हैं ना, जो विंग्स को अटैच करके रखता है बेसिकली पीछे से, बैक से उसके, तो वो जो विंग्स वाले जो भी मसल्स होते हैं, तो वहाँ पे सोच रहे हो उसे बार बार ये अपने विंग्स को इस तरह से फ्लैपर करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे उसे कंटिन्यूस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती होगी। तो वहाँ के जो सेल्स होंगे, तुम खुद समझो, वहाँ पे जो सेल्स होंगे वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा, पर सेल्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर बॉडी पार्ट्स। ओके, तो सिमिलरली हमारे बॉडी में भी देख लो, जो लिम्स वाले जो बेसिकली मसल्स हैं या सेल्स हैं वहाँ पे ज़्यादा होंगे। क्लियर है ना, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मूवमेंट वगैरह करना पड़ता है। क्लियर है, साथ साथ तुम्हारे माउथ में देख लो, दिन भर बक बक करते रहते हो, है ना, यहाँ देखो हम कर रहे हैं, तो समझ सकते हो इन सारे सेल्स में क्या होंगे, तो ज़्यादा होंगे नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। वही अगर बात करते हैं कि मान लो बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन है जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन उस टाइप से नहीं हो रहा है, उतना ज़्यादा है, यूज़ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कम भी रहेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बात को याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर पर सेल ये वेरिएबल होता है, और ये डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे कि वो सेल कर क्या रहा है। ओके, इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। शेप साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे भी तुम्हें वेरिएबिलिटी मिल जाएगी, यानी कि वेरिएबल्स होंगे। लेकिन टिपिकली अगर बात करें, जनरली अगर बात करें, तो कैसा शेप होता है, तो ये एक सॉसेज शेप्ड होता है। क्लियर है ना, या फिर इसी को हम क्या बोल रहे हैं, या फिर सिलेंड्रिकल शेप होता है। क्लियर है, तो ये दोनों शेप याद रखना तुम्हें, सॉसेज शेप या फिर सिलेंड्रिकल शेप, जिसका डायमीटर कितना होता है, तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर मैंने बताया था 10⁻⁻⁶ होता है। क्लियर है ना, अगर एवरेज बात करें
तो एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर होता है, इसको याद रखना है। और लेंथ में, लंबाई, ये तो डायमीटर हो गया, और लेंथ में कितना होता है, तो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक है, क्लियर है ना। 1.0 टू 4.1 माइक्रोमीटर ये इसका लेंथ है। एनसीईआरटी का डाटा है तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा इस चीज़ को, तो तुम पहले दिमाग में डाल लो, क्लियर है ना। क्योंकि एनसीईआरटी का कोई भी लाइन तुम्हारे लिए फालतू नहीं है, क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी है, क्लियर है ना। एनसीईआरटी को पता है 2 साल एकदम से जैसे भगवान की पूजा करते हैं ना, वैसे एनसीईआरटी की पूजा करो, है ना, बार बार रिपीटेड वे में, तभी एनसीईआरटी तुम्हारा हो पाएगा। और यहाँ पे पूजा करने का मतलब क्या हुआ, बार बार पढ़ो उस चीज़ को, जो डाटा दिया गया है उसे याद करो, जो समझने का चीज़ है उसे समझो, ठीक है ना, इस तरह से, ताकि तुम एग्जाम के पहले तक एकदम से परफेक्ट हो जाओ। और क्वेश्चंस लगाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस लगाओ किसी भी चैप्टर के एंड में या टॉपिक के एंड में, क्योंकि जब तुम क्वेश्चंस लगाते हो ना तो तुम्हें पता चलता है कि आखिर तुमने पढ़ाई क्या किया, क्वेश्चंस लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा ही देता हूँ, तो जब मैं क्वेश्चन करवाता रहूँ वहाँ पे भी तुम आंसर करने की कोशिश कर सकते हो। तो क्या है, इसका डायमीटर 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर है, जिसका एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर आ रहा है, और लेंथ कितना है, तो 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे कितना मेम्ब्रेन है, तो डबल मेम्ब्रेन है, क्लियर है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये तीनों तुम्हारा डबल मेम्ब्रेनस था, मैंने पीछे भी बताया था, एक लिस्ट ही मैंने बनाया था सिंगल, डबल और नो मेम्ब्रेन वाला, तो उस लिस्ट को याद कर सकते हो तुम, एनसीईआरटी में उसे लिख सकते हो कहीं पे, पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था वो। विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इनटू ल्यूमेन, तो आउटर मेम्ब्रेन होगा और अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होगा बेसिकली वो क्या होगा, तो ल्यूमेन में डिवाइड कर जाएगा, क्लियर है ना। डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट, तो यहाँ पे 2 एक्वस कंपार्टमेंट बनेगा, एक आउटर कंपार्टमेंट बन जाएगा और एक तुम्हारा इनर कंपार्टमेंट बन जाएगा, एक बाहर वाला कंपार्टमेंट, एक अंदर वाला। अभी इमेज देखोगे क्लियर हो जाएगा। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद द डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस। इनर कंपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे डेंस मीन्स एक तरह से गाढ़ा समझ सकते हो, होमोजीनियस सब्सटेंस से भरा है, जिसे कि हम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो मैट्रिक्स कहाँ है, मैट्रिक्स है तुम्हारे इनर कंपार्टमेंट में, क्लियर है ना। मैट्रिक्स कहाँ है, तो इनर कंपार्टमेंट में तुम्हारा क्या है, तो मैट्रिक्स है, इसे याद रखना है, ओके। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल, और यहाँ पे इस ऑर्गेनेल का बाउंड्री बना लेगा ये बाहर वाला मेम्ब्रेन। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, अंदर वाले मेम्ब्रेन, याद रखना यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, अंदर वाला मेम्ब्रेन तुम्हारे अंदर की ओर इनफोल्डिंग कर लेगा, अंदर की ओर ना फोल्ड हो जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, तो क्रिस्टी बोलेंगे, सिंगुलर क्या है, क्रिस्टा है, क्लियर है ना। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की ओर मतलब कि अंदर की ओर धंसते जाएंगे। देखो फिगर देखो, यहाँ पे देखो तुम्हें एक बाहर वाला मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, ये क्लियर है ना, और एक तुम्हारा ये देखो अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है वो देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये देखो अंदर की ओर धंस चुका है, क्लियर है। यहाँ से देखो ये अंदर की ओर तुम्हारा धंस चुका है, क्लियर है ना, दिख रहा है ना तुम्हें ये। इसी तरह से उधर से भी तुम देख सकते हो, ये देखो इस तरह से धंसा हुआ सा है, क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा हो गया, और इसी के अंदर देख लो तुम्हारा क्या है, तो मैट्रिक्स है। और ये जो धंसा हुआ सा पार्ट है, चाहे ये हो या फिर ये हो, है ना, यही हो, तो ये सारे क्या हैं तुम्हारे, क्रिस्टी हैं, ये सारे क्या हैं, क्रिस्टा सिंगुलर है इसलिए बोल रहे हैं, क्रिस्टी तुम्हारा प्लूरल हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे समझना, ये तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन हो गया बाहर वाला, ये तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन हो गया, क्लियर है ना। और ये हो गया दोनों के बीच का स्पेस, ये हो गया तुम्हारा दोनों के बीच का स्पेस, तो इसको क्या बोल रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, याद करो, इंटर मीन्स इन बिटवीन। तो देखो क्या है, दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है ना, दो मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, सो दिस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और एक तुम्हारा अंदर का जो ल्यूमेन है बेसिकली, क्लियर है, तो यहाँ पे तुम्हें मैट्रिक्स भरा हुआ है, यानी कि अंदर वाले जो मेम्ब्रेन अंदर की ओर धंसते गए हैं, वहाँ पे जो ल्यूमेन बन रहा है तुम्हारा, उसमें मैट्रिक्स भरा हुआ है, क्लियर हुआ यहाँ तक, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखो अब द क्रिस्टी इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, ये क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। द टू मेम्ब्रेन्स
have their the two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. क्लियर है? द टू मेम्ब्रेन्स, यहाँ पे ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं दैट इज आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की बात की गई है, इनके पास कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो फंक्शन करता है ना, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो एनर्जी के प्रोडक्शन में जो एंजाइम्स बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं कौन कौन से होते हैं, उन सब चीज़ों को तुम बेसिकली रेस्पिरेशन में पढ़ोगे। क्लियर है ना? तो वो सारे एंजाइम्स बेसिकली रखते हैं तुम्हारे ये दोनों मेम्ब्रेन्स। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? तो एरोबिक रेस्पिरेशन तुम्हारा वो रेस्पिरेशन होता है, देखो समझना, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं तो रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, यानी द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। हम लोग जो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली। क्लियर है ना? लेकिन कुछ कुछ वही बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो सारे तुम्हारे एनारोबिक भी परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन के बेसिकली मसल सेल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, कब? जब वो बेसिकली क्या हो जाए, शॉर्टेज हो जाए मतलब कि ऑक्सीजन का, तो वहाँ पे एनारोबिक भी कर लेता है वो, यानी कि जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प आते हैं, तुम्हें पता होगा। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है तुम्हारा? एटीपी इज द एडिनोसिन, ATP is the adenosine triphosphate and this is the energy currency of our cell actually। क्लियर है ना? Hence they are called power house। तो power house किसको बोल रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर है ना? The matrix also possess single circular DNA। याद रखना है तुम्हें, मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल है, कुछ RNA मॉलिक्यूल है और राइबोसोम है। राइबोसोम कौन सा है? 70S है, ये तो तुम्हें याद होगा क्योंकि जो भी ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल में अगर तुम्हें कहीं राइबोसोम दिख रहा है तो वो 70S ही दिख रहा है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये चीज़ तुम्हें याद रखना है कि राइबोसोम कैसा होगा, तो 70S होगा। क्लियर है? जैसा कि तुम्हें प्रोकैरियोटिक सेल में मिल रहा था साइटोप्लाज्म में बेसिकली, लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म में तो 80S होता है, लेकिन बाकी सारे ऑर्गेनल्स में जो प्रेजेंट होता है तुम्हारा ये राइबोसोम, वो क्या होता है, तो 70S होता है। क्लियर है ना? और राइबोसोम के बारे में एक चीज़ और सुनना, राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि दूसरे ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट होता है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। राइबोसोम को हम ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल बोलते हैं, यानी कि ये ऐसा ऑर्गेनल जो दूसरे ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट होता है बेसिकली। क्लियर है ना? एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी चाहिए वो सब प्रेजेंट होगा। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाई फिजन, याद रखना है, ये सिंपली फिजन से डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे देखो, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन तो समझ ही गए होगे, वो सब बतलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये याद रखना कि इनर मेम्ब्रेन जो है, यानी सॉरी इनर कंपार्टमेंट जो है बेसिकली, इसमें तुम्हारा डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस भरा होगा एंड दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। क्लियर है ना? इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये भी याद रखोगे कि इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये इनफोल्डिंग बना लेता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टी या क्रिस्टा बोल रहे हैं। क्लियर है ना? इसके बाद बात करते हैं क्रिस्टी सरफेस एरिया बढ़ाता है, ये सब याद रखोगे बस। और दोनों मेम्ब्रेन में एंजाइम्स होते हैं, ये करता क्या है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। क्लियर है ना? क्या करता है, तो दे प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं। क्लियर है ना? और ये याद रखना है यहाँ पे। क्लियर है? लास्ट वाला लाइन, द मैट्रिक्स ऑल्सो पजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, FU RNA मॉलिक्यूल, राइबोसोम्स दैट इज 70S इंपॉर्टेंट है, एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और ये डिवाइड कैसे करता है, तो फिजन से पूछा जा सकता है तुमसे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिगर तो देख ही चुके होगे, दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में देखो एक यहाँ पे तुम्हें कंपार्टमेंट्स दिख रहा होगा। क्लियर है ना? अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे तो ये वाला कंपार्टमेंट, क्लियर है ना, जो मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, तो ये एक कंपार्टमेंट दिखा होगा। और एक तुम्हारा क्या है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक कंपार्टमेंट देखो इधर दिख रहा होगा तुम्हारा, जो ग्रीन कलर से ऑलरेडी दिखाया गया था। क्लियर है ना? ये कंपार्टमेंट जिसमें कि
बेसिकली मैट्रिक्स वाला है, क्लियर है ना। और दोनों ही मेम्ब्रेन में तुम्हारे एंजाइम्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं इसके फंक्शन के लिए। चलो आगे बढ़ें। अब यहाँ पे आगे देखोगे, नाउ वी हैव टू स्टडी द प्लास्टिड। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, तो प्लास्टिड देखना है। तो प्लास्टिड समझेंगे, बेसिकली इसके टाइप्स वगैरह समझेंगे, याद रखोगे इसको। प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल में पाया जा रहा है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखोगे कि ये एनिमल में क्या है, तो एब्सेंट है। ओके, एनिमल सेल में प्लास्टिड तुम्हारा एब्सेंट होता है, नो डाउट। आगे देखो, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स यानी यूग्लिना में प्रेजेंट होगा और साथ साथ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा तुम्हारा, क्लियर है ना। यानी प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होगा। तो देखो प्रोटिस्ट तो ऐसा है ना जो जिसमें कि तुम्हारे प्लांट के, एनिमल के और फंगी के सारे कई फीचर्स आ जाते हैं। अगर तुमने डाइवर्सिटी पढ़ा होगा तो वहाँ पे पढ़े होगे कि प्रोटिस्टा का कोई बाउंड्री डिसाइडेड ही नहीं है, क्योंकि एक प्रोटिस्ट जो किसी को प्लांट लग रहा है वो किसी दूसरे के लिए एनिमल होगा और किसी तीसरे के लिए फंगी भी हो सकता है। उसमें तुम्हारे सारे ही बेसिकली प्रॉपर्टीज आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे यूग्लिनोइड्स बेसिकली उसमें क्या है, तो प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, क्लियर है। चलो आगे देखना, दीज आर इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। देखो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में अगर साइज का हमें डिफरेंस पता करना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो प्लास्टिड्स बड़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया छोटा है। क्योंकि याद करो माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए हमें उसका स्पेशल स्टेनिंग करना पड़ गया था। नॉर्मल स्टेनिंग से तो वो माइक्रोस्कोप में दिख ही नहीं रहा था, तभी तो हमने स्पेशल स्टेनिंग किया था ना। और वहाँ पे एनसीईआरटी ने बोला भी था स्पेसिफिकली स्टेंड जब तक नहीं करोगे तब तक माइक्रोस्कोप में सही से नहीं देख पाओगे। लेकिन इसे तुम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो क्योंकि ये बड़े हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया छोटे थे तभी तो देखने में प्रॉब्लम था ना, उसे स्पेशल स्टेन करना पड़ा। दे वियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, इंपॉर्टेंट है याद रखना। उनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं, तो पिगमेंट्स आर लाइक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स जो कि एक तरह से कलर प्रोवाइड करता है उसे, क्लियर है ना। साथ ही साथ फंक्शंस भी होते हैं दूसरे, ठीक है ना, अभी फंक्शंस भी देखेंगे उसके हम। दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू दैट प्लांट। तो जो बेसिकली प्लास्टिड है, मान लो किसी एक पर्टिकुलर प्लांट में एक टाइप ऑफ प्लास्टिड है, अभी हम पढ़ेंगे, क्लियर है ना, टाइप भी पढ़ेंगे। तो एक टाइप ऑफ प्लास्टिड प्रेजेंट है जिसमें एक स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट है। उस पिगमेंट का कलर अगर ऑरेंज है तो वो उस प्लांट को भी कलर दे देगा ना ऑरेंज, समझो इस बात को, वही चीज है। तो पिगमेंट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स दैट इम्पार्ट सम स्पेसिफिक कलर्स, जहाँ पे कि वो प्रेजेंट है। उसके साथ साथ उसके कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन उसे हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके, क्लियर है ना। तो पिगमेंट्स बेसिकली कलर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सिंपल से अगर देखो तो क्लियर है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो तीन तरह के यहाँ पे प्लास्टिड्स तुम्हें दिख गए हैं बेस्ड ऑन द पिगमेंट एक्चुअली, कि वो कलर कौन सा ले रखा है। सो क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल and carotenoid pigment which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis। तो क्लोरोफिल में क्या क्या है, तो सॉरी क्लोरोप्लास्ट में क्या है, तो क्लोरोफिल है, ये भी एक पिगमेंट है, और कैरोटेनॉइड पिगमेंट है, क्लियर है ना। ये दो पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि लाइट को ट्रैप करता है। और अगर इन दोनों में कंपैरिजन करा जाए कि कौन ज़्यादा ट्रैप करता है, तो याद रखना क्लोरोफिल। कैरोटेनॉइड बहुत ही कम अमाउंट में ट्रैप कर पाता है। ओके, इन द क्रोमोप्लास्ट, अगर क्रोमोप्लास्ट में बात करते हैं तो फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट है लाइक कैरोटीन, जैंथोफिल एंड अदर्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे दो नाम है, याद रखना है तुम्हें, कैरोटीड और जैंथोफिल। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट है येलो, ऑरेंज और रेड कलर। तो ये किसका कलर है, बेसिकली क्रोमोप्लास्ट का है, क्लियर है ना। किसकी वजह से है, तो कैरोटीन और जैंथोफिल की वजह से है। और ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो ये कलरलेस प्लास्टिड है, इसका कोई कलर नहीं होगा और इसके शेप साइज वेरिएबल होंगे। और ये करेगा क्या, तो न्यूट्रिएंट स्टोर करेगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एग्जाम्पल्स होते हैं बेसिकली लाइक इसमें भी टाइप्स होते हैं लाइक अमाइलोप्लास्ट स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को, जैसे कि पोटैटो में प्रेजेंट होगा। इलायोप्लास्ट स्टोर करेगा वाइल को एंड फैट को, क्लियर है ना, जो कि तुम्हारे जैसे ग्राउंडनट्स वगैरह में प्रेजेंट होगा, सनफ्लावर में प्रेजेंट होगा, है ना। वेयर एज एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करेगा प्रोटीन को, जो कि बेसिकली पल्सेस में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया गया ना, इसे क्या करोगे तुम, एक्सट्रैक्ट करोगे यहाँ से
और एक्सट्रैक्ट करके एक छोटे से बेसिकली साइड में एनसीईआरटी में ही तुम लिख सकते हो। क्लियर है ना। यहाँ पे देखो कि बेसिस ऑफ पिगमेंट में 3 तरह के तुम्हें मिल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर है ना। और ये कैसे हैं, तो दे आर लार्ज, आराम से इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब देखोगे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे लिख देता हूँ कहीं, ठीक है ना, जल्दी से, बट देखोगे। हाँ, तो सिंपल सा तुम याद रखना क्या, कि सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट देखो, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या पिगमेंट है, यहाँ पे पिगमेंट तुम्हारा क्लोरोफिल है और साथ ही साथ कैरोटीनॉइड है। क्लियर है ना। और ये करेगा क्या, तो ये हेल्प करेगा तुम्हारा इन ट्रैपिंग लाइट यानी फोटोसिंथेसिस में। क्लियर है ना, ये तुम्हारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। क्लियर है, तो ये हो गया तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है ना। इसके बाद अगर बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, इसके बाद अगर बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट में देखो क्या क्या है। क्रोमोप्लास्ट में तुम्हारा क्या है, तो यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट है फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड। क्लियर है ना। और इसमें तुम्हारे एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि कैरोटीन हो जाएंगे और जैसे कि जैंथोफिल हो जाएंगे। और हाँ, इसका कलर कैसा है, तो इसका कलर तुम्हारा ग्रीन है बेसिकली। और इसका कलर कैसा है, तो इसका कलर तुम्हारा येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, या फिर रेड भी हो सकता है। क्लियर है ना। ये बेसिकली वेरी करेगा तुम्हारा, इतना समझे। तो ये हो गया तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट। ये क्या करेगा, तो कलर देगा। क्रोमोप्लास्ट बेसिकली तुम्हारे फ्लावर्स में, फ्रूट्स में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, तो ये तुम्हारा फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में देखने को मिलता है। देखते होगे फ्लावर्स फ्रूट का जो कलर होता है ना, नॉर्मली येलो, ऑरेंज या रेड ही होता है। नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है ना। बाकी और भी कलर्स होते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड अदर्स पिगमेंट यहाँ पे लिखा है ना, एंड अदर्स आर प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे जो हमें पढ़ना है एनसीईआरटी में, उसे याद रखना है हमें। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा कलरलेस है। क्लियर है ना। और ये क्या करता है, सॉरी, ये क्या करता है, तो स्टोरेज का काम करता है। इसका काम क्या है, तो स्टोरेज का काम है। क्या स्टोर कर रहा है, तो देखो कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है, प्रोटीन स्टोर कर रहा है, या फिर फैट स्टोर कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाला का क्या कहला रहा है, अमाइलोप्लास्ट। बिल्कुल नहीं भूलोगे। और ये प्रोटीन को स्टोर करने वाला क्या कहला रहा है, तो एल्यूरोप्लास्ट। और फैट को स्टोर करने वाला को क्या कहला रहा है, तो इलायोप्लास्ट। तो इतना चीज़ बस यहाँ पे दिया गया था, जिसे मैंने साइड से लिख लिया, मतलब लिख दिया, इसे लिख लोगे कहीं पे साइड से तुम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे एक क्लोरोप्लास्ट का सेक्शनल व्यू दिया गया है। क्लियर है ना। यहाँ पे हमें क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा डिटेल में बतलाया गया है। क्लियर है ना। तो क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट भी तुम्हारा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बतलाता हूँ, एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। क्लियर है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है, पहले समझ लो। यहाँ पे तुम्हारे दो होते हैं, द फर्स्ट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया एंड द सेकेंड इज कॉल्ड प्लास्टिड। क्लियर है। तो ये दोनों तुम्हारे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होते हैं। क्लियर है ना। प्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लास्टिड में भी क्लोरोप्लास्ट लिख लेना बेसिकली। अब देखो यहाँ पे समझो, इन दोनों के पास दे हैव देयर ऑन डीएनए एज वेल एज राइबोसोम। क्लियर है ना। पजेज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पजेज ऑन डीएनए एंड
राइबोसोम। अब तुम खुद सोचो, ये जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा यहाँ पे कौन सा राइबोसोम होगा, तो ऑब्वियसली 70AC होगा, है ना, क्योंकि ये ऑर्गेनल है ना भाई। तो ऑर्गेनल में 70AC राइबोसोम होता है, ATS होता ही नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनल जिनके पास खुद का DNA हो और खुद का राइबोसोम हो, तो वो अपना फिजन भी तो खुद कर सकता है ना। इस चीज़ को समझो, वो अपना फिजन खुद कर सकता है, अपना डिवीजन खुद कर सकता है, वो न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास खुद DNA प्रेजेंट है। DNA समझते हो, तुम्हारा ब्लूप्रिंट होता है, उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि किसको कैसे कॉपी करवाना है। ओके, तो इस केस में ये अपना फिजन खुद कर सकता है, क्लियर है ना। और ऐसे ऑर्गेनल को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं, इसे भूलोगे नहीं। यहाँ पे तुम देख सकते हो दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन तुम्हें दिख रहा होगा, और अंदर में तुम्हें दिख रहा होगा ग्रैनम और थैलेक्वाइड। देखो थैलेक्वाइड क्या है समझना, ये जो एक क्वाइन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये एक सिंगल क्वाइन की बात कर रहा हूँ, क्लियर है ना, ये एक सिंगल क्वाइन है मान के चलो, ठीक है। तो ये जो सिंगल एक क्वाइन है जो मैंने ऊपर में कलर किया है बस, तो ये एक थैलेक्वाइड है। एक क्या है, थैलेक्वाइड है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ढेर सारे थैलेक्वाइड है। तो ढेर सारे थैलेक्वाइड मिलकर, या फिर यहाँ पे ही देख लो, तो ढेर सारे थैलेक्वाइड मिलकर क्या बना दिया, तो इसने बना दिया ग्रैनम, क्लियर है, इसने क्या बना दिया, ग्रैनम। ओके, जैसे प्लूरल तुम ग्रैना भी बोल सकते हो, ढेर सारे हैं ना यहाँ पे, तो ग्रैना भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो, थैलेक्वाइड हो गया सिंगल, ग्रैनम हो गया उसी का कॉम्बिनेशन, क्लियर है ना, वो जो ग्रुप बन गया, क्लियर है ना, जो स्टॉक बन गया। और दो ग्रैनम को जोड़ने वाला, जैसे डिफरेंट ग्रैनम है तो उसे जोड़ने वाला, ये देखो बीच में एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, या फिर यहीं पे देख लो तुम्हें दिख रहा होगा, क्लियर है ना। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमल लैमेली, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमल लैमेली। ओके, और बाकी जो तुम्हारे पार्ट हो गए जिसमें कि फ्लूइड भरा होता है, जिसमें कि क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो ग्रैनम होता है ना, इसमें तुम्हारा चलता है लाइट रिएक्शन, क्लियर है, और जो स्ट्रोमा होता है इसमें तुम्हारा चलता है डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूँ मैं। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम अगर लाइट रिएक्शन देखा जाए तो ग्रैनम में चलता है लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या होता है वो फोटोसिंथेसिस में पढ़ लेना तुम, क्लियर है ना। वैसे सिंपल सा समझो कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में सबसे पहले तो वाटर को ब्रेक किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जिस ऑक्सीजन को तो इवॉल्व कर दिया जाता है इन्वायरमेंट में, और हाइड्रोजन का यूज़ कर लिया जाता है तुम्हारा बनाने के लिए बेसिकली NADPH2, और साथ साथ ATP भी बनता है वहाँ पे, क्लियर है ना, लाइट के प्रेजेंस में। तो NADPH2 प्लस ATP, इन दोनों को एक साथ हम एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं, और उसका फिर यूटिलाइजेशन होता है तुम्हारा डार्क रिएक्शन में, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ समझो। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिल रहे हैं, मीजोफिल सेल्स में मिल रहे हैं, और मीजोफिल सेल्स किसके, तो लीव्स के स्पेशली, क्लियर है ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट मेनली तुम्हें कहाँ मिलेंगे, तो लीफ में ही मिलेंगे। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि लीफ में ही मिले, मैं मेनली बोल रहा हूँ क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तुम्हारे यंग स्टीम्स में भी प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है ना। तुमने क्लोरिन काइमा भी तो पढ़ा होगा ना, क्लोरिन काइमा, उसमें भी तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर देता है, ठीक है। तो स्टीम में भी प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। दीज आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वाइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल्स। तो ये उसका शेप हो गया। हैविंग वेरिएबल लेंथ, लेंथ याद रखना, तुम्हें डाटा दिया गया तो याद रखना ही है, 5 to 10 माइक्रोमीटर है, एंड वेथ 2 to 4 माइक्रोमीटर, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा है, ऑब्वियसली तुम देख सकते हो। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। इंपॉर्टेंट है, क्लेमाइडोमोनास के एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट है, एंड ग्रीन एल्गी टू 20 to 40% इन द मेसोफिल, क्लियर है ना। और ग्रीन एल्गी में अगर बात करते हैं तो 20 to 40% पर सेल, परसेंट नहीं सॉरी, 20 to 40 पर सेल, यानी एक सेल में 20 से 40 बेसिकली क्लोरोप्लास्ट तुम्हें मिल जाएंगे। कहाँ पे, तो ग्रीन एल्गी में मिल जाएंगे। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। याद रखना है तुम्हें, अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल है, बाहर वाला थोड़ा सा मोर परमिएबल होगा, क्लियर है ना। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं जल्दी से हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, क्लियर है ना। तो इसका शेप याद रखना, लेंस शेप्ड, ओवल है, स्फेरिकल है, डिस्क्वाइड है, या फिर रिबन लाइक है, क्लियर है ना। लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर है,
और विथ तुम्हारा 2 to 4 माइक्रोमीटर है, क्लियर है ना। एक सेल प्रेजेंट होगा, एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास में, और एक ही सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट तुम्हारे ग्रीन अलगी के मेसोफिल सेल में, क्लियर है ना। यहाँ पे भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल, इस चीज को याद रखना है। द स्पेस लिमिटेड बाई इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। और देखो अंदर वाले मेम्ब्रेन के अंदर जो भी स्पेस है ना वो तुम्हारा स्ट्रोमा है, सिंपल सा, जिसमें कि फ्लूइड भरे पड़े होते हैं, जिसमें कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव एंजाइम्स होते हैं, लाइक रूबिस्कोप प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है तुम्हारा। A number of organized flattened membranous sacs called thylakoid, समझ रहे हो, जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर था उसकी बात की गई है, आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। ये सारे के सारे तो स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट होंगे ना ऑब्वियसली। स्ट्रोमा अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो तुम साइटोप्लाज्म समझते हो, सेल के अंदर जो भी फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर तुम समझ लो कि साइटोप्लाज्म ही भरा हुआ है, उसी को हम यहाँ पे स्ट्रोमा बोल रहे हैं, क्लियर है, सिंपल सा। ओके, सो थैलेक्वाइड्स आर अरेंज्ड इन स्टॉक्स, ये एक के ऊपर दूसरा इस तरह से स्टॉक के फॉर्म में अरेंज्ड होंगे, लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स, जैसे कि मतलब ढेर सारे कॉइन्स को एक दूसरे पे रख दिया गया है, बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है, कॉल्ड ग्रैना, क्लियर है ना। सिंगुलर ग्रैनम है, प्लूरल तुम्हारा ग्रैना है, क्लियर है। और इन द इंटीग्रनल थैलेक्वाइड, या फिर बेसिकली इसी को इंटीग्रनल थैलेक्वाइड भी बोल रहे हैं, क्लियर है। In addition, there are flat membranous tubules called stroma lamellae जो कि कनेक्ट करेगा, connecting the thylakoids of the different grana, तो different grana के thylakoid को यानी कि दोनों ग्रुप को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखेगा, क्योंकि डिफरेंट ग्राना तो एक दूसरे से कनेक्टेड है स्टॉक के फॉर्म में, और फिर डिफरेंट ग्राना को बेसिक ये डिफरेंट थैलेक्वाइड को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो दो ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड यानी ग्राना को कनेक्ट कर रहा है। ओके, आगे देखते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेक्वाइड इनक्लोजेज ए स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन, इसके जो मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर बेसिकली ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन मीन्स बेसिकली अंदर के स्पेस। ओके, द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन इंजाइम, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोमा जो होता है क्लोरोप्लास्ट का इंजाइम रखता है वो रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। देखो याद रखना यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में जो इंजाइम है, देखो देखो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में जो इंजाइम है तुम्हारा ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है तुम्हारा इन स्ट्रोमा, क्लियर है ना। लेकिन अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जो इंजाइम है तुम्हारा ये कहाँ प्रेजेंट है, तो दोनों मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, टू मेम्ब्रेन्स, क्लियर है ना। टू मेम्ब्रेन्स हैव, क्या लिख सकते हो तो एंजाइम्स, जो कि इसके फंक्शन से रिलेटेड होगा उसमें हेल्प करेगा, और क्लोरोप्लास्ट में जो एंजाइम है स्ट्रोमा में वो इसके फंक्शन में हेल्प करेगा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर देगा। इट ऑल्सो कंटेन्स अ स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। देखो दूसरा चीज यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा था, तो यहाँ पे क्या था, तो सिंगल सर्कुलर डीएनए था, सिंगल सर्कुलर डीएनए। देखो पीछे दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं यहाँ पे, एक मिनट और पीछे चलते हैं, यहाँ देखो तो यहाँ क्या है, सिंगल सर्कुलर डीएनए दिख रहा है तुम्हें, क्लियर है ना। लेकिन वही अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक की यानी क्लोरोप्लास्ट की बेसिकली, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, यहाँ पे क्या है तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ओके, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो एक्चुअली में ना दोनों सेम ही होते हैं, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, और यहाँ पे क्या लिखा माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल सर्कुलर डीएनए। तो क्या ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, दिस इज ऑल्सो डबल स्ट्रैंडेड, दिस इज ऑल्सो डबल स्ट्रैंडेड। याद करो तुमने जैसे बैक्टीरियल सेल में पढ़ा था ना, जैसे बैक्टीरियल सेल में बतलाया था मैंने कि वहाँ पे लिखता है सिंगल
डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, क्लियर है ना। वहाँ भी डबल स्ट्रैंडेड लिखता नहीं है बेसिकली, सिंगल सर्कुलर डीएनए लिखता है, बट दैट इज ऑल्सो डबल स्ट्रैंडेड। एनसीईआरटी में जहाँ भी सिंगल लिखा हुआ है ना, उसका मतलब नंबर से है, ये स्ट्रैंडेड वाले पार्ट से नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिकली जो डीएनए होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये देखो, मैं एक बेसिक सा तुम्हें बतला रहा हूँ, ये मैं एक आउटलाइन ले रहा हूँ ताकि मैं इस पे बना सकूँ इस तरह से। देखो ये इस तरह से सर्कुलर हुआ, क्लियर है ना। और इसी को क्या करो, तो इसी को तुम बना लो डबल स्ट्रैंडेड, ओके, इस तरीके से। समझ रहे होगे थोड़ा सा, है ना। इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड बन गया, क्लियर है ना। तो ये है डबल स्ट्रैंडेड ही, लेकिन सिंगल है, एक है, क्लियर है ना। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का लगभग सेम ही है। डीएनए मॉलिक्यूल्स और साथ साथ राइबोसोम भी प्रेजेंट है यहाँ पे। राइबोसोम कैसा होगा, तो दोनों में 70S ही होगा, यहाँ भी 70S राइबोसोम होगा, यहाँ भी तुम्हारा 70S राइबोसोम ही होगा, और दोनों को ही हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलेंगे। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड में ही प्रेजेंट होता है तुम्हारा क्लोरोफिल का पिगमेंट। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, दैट इज 70S, मैंने पीछे भी बताया था तुम्हें। देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो कि 80S होता है, क्लियर है। यहाँ तक समझ गए होगे। कुछ पॉइंट्स जल्दी से हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, समझना। तो यहाँ पे एक चीज़ तो समझे कि स्ट्रोमा समझ गए, अंदर का जो भी स्पेस है जिसमें फ्लूइड भरा होगा, एंजाइम्स भरे होंगे, क्लियर है ना। देखो यहाँ पे मैंने पीछे बतलाया भी था, यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिकली, क्लियर है ना। उसके साथ साथ और भी चीज़ों के फॉर्मेशन के लिए, ओके। यहाँ पे समझे थाइलेक्वाइड क्या है, थाइलेक्वाइड अरेंज होके ग्रैनम बन रहा है, समझ रहे होगे, जो कि प्लूरल ग्रैना होता है, क्लियर है। या फिर इसे इंटीग्रनल थैलेक्वाइड भी बोल रहे हैं। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, जिसे स्ट्रोमल लैमली बोल रहे हैं, जो कि कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ये सब याद हो जाएगा तुम्हें पिक्चर ही देख के, ओके। इसके बाद बात करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इट ऑल्सो कंटेन्स अ स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स, क्लियर है ना। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थैलेक्वाइड, ये क्या है, तो थैलेक्वाइड में प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, तो थैलेक्वाइड में प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे राइबोसोम कैसा होगा, तो यहाँ पे भी तुम्हारा 70S प्रेजेंट होगा, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक समझ गए, क्लियर है ना। पॉइंट्स एक बार फिर से देख लो। क्लोरोप्लास्ट में एंजाइम की अगर बात करते हैं तो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होगा, ये तुम्हें भूलना नहीं है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में तुम्हारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो 2 मेम्ब्रेन्स हैव एंजाइम्स। इसके बाद अगर डीएनए की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंगल सर्कुलर डीएनए है, और राइबोसोम तुम्हारा 70S है, क्लियर है ना। और वही डबल स्ट्रैंडेड ही है, ये भी याद रखना है। और क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, लेकिन यहाँ पे नंबर बेसिकली जो होगा ना, नंबर 1 से ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल्स देखो लिख रखा है, क्लियर है ना। तो ये चीज़ बस याद रखना है तुम्हें। आगे बढ़ सकते हैं अब यहाँ पे। तो यहाँ तक बेसिकली कुछ कुछ डिफरेंसेस थे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, और दोनों को ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं। दोनों तुम्हारा फिजन करता है, क्लियर है ना, यानी कि अपना डिवीज़न खुद कर सकता है, न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं रहेगा, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए भी है और खुद का राइबोसोम भी है। डीएनए कैसा है, तो डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है, तो वी हैव टू स्टडी द राइबोसोम्स एक्चुअली, क्लियर है ना। राइबोसोम पीछे देखे थे। राइबोसोम बेसिकली क्या होता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री होता है। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है। और राइबोसोम को कौन बनाता है, तो याद रखना न्यूक्लियोलस, यहाँ यहीं पे याद रखना। देखो राइबोसोम्स आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स, ग्रैन्यूल्स मीन्स जो दानेदार टाइप के हो, क्लियर है ना। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेड। देखो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, पैलेड ने, इसीलिए राइबोसोम का एक दूसरा नाम भी है, इसे हम पैलेडिन्स पार्टिकल्स भी बोलते हैं, पैलेडिन्स पार्टिकल, क्लियर है ना। राइबोसोम को ही हम पैलेडिन्स पार्टिकल भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, जॉर्ज पैलेड ने 1953 में। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एंड आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन लेस होता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो
और तुम्हें 2 यूनिट्स मिल जाएंगे, एक लार्जर एक स्मॉलर, पीछे पढ़ाया भी था मैंने सिंपल सा। यूकैरियोटिक राइबोसोम की अगर बात करते हैं तो 80s होगा, अगर वही प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करेंगे 70s होगा। ये सब चीज़ बिल्कुल तुम्हें पता होगा सब कुछ। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स हैं, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। फिगर देख सकते हो, दिस वन इज द लार्जर सब यूनिट, दिस वन इज द स्मॉलर सब यूनिट, और ये दोनों एक दूसरे पे इस तरह से अटैच्ड होते हैं। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम आर 60 एंड 40। देखो मैंने बताया था पीछे कि 60 और 40 100 होता है भाई, लेकिन जब एक दूसरे को कवर अप करेंगे तो कुछ पार्ट्स जो होंगे स्मॉल सब यूनिट्स के वो ढक से जाएंगे, तो बाहर से जो स्ट्रक्चर दिखेगा हमें वो सिंपली 80s दिखेगा। क्लियर है ना। वही अगर बात करते हैं 70s राइबोसोम में तो वहाँ 50+30 होता है। क्लियर है ना, समझ सकते हो। 50s बड़ा वाला यूनिट, 30s छोटा वाला यूनिट, तो यहाँ भी 50+30 70 होता है, सॉरी 80 होता है, लेकिन यहाँ पे 70 होता है। अब देखो मुझे एक बात याद आ गई, ऐसे ही मैं कभी क्लास ले रहा था ऑफलाइन, है ना, तो ऑफलाइन में मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था कि 60-40-80 और 50-30-70। क्लियर है। और बगल वाली क्लास में कोई मैथ के टीचर थे और वो मैथ पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो रेसेस में आके मेरे से पूछते हैं, सर आप मैथ पढ़ा रहे थे क्या, और क्या बतला रहे थे आप। तो सर को फिर बतलाना पड़ा कि सर बायोलॉजी है ना, तो बायोलॉजी में 60-40-80 हो जाता है और 50-30-70 हो जाता है, तो चलता है यहाँ पे, है ना। तो क्यों होता है ऐसा, समझ रहे हो, क्योंकि स्मॉलर सब यूनिट्स के कुछ पार्ट्स को ये ढक सा लेता है। क्लियर है। तो यहाँ पे एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है यहाँ पे स्वेजवस यूनिट। क्लियर है ना, स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्लियर है ना, जो कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए स्टैंड करता है। ओके, इट इज इनडायरेक्टली ए मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। और पता है ये एस के बारे में ना तुम जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना तब पढ़ोगे, तुम्हें वहाँ पे वैल्यू निकालना पड़ेगा इसका, कैसे वो कैलकुलेट किया जाता है ना वो तुम पढ़ोगे वहाँ पे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। तो यहाँ पे डेंसिटी और साइज़ का ये बेसिकली मीज़र है। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, दोनों ही 2 सब यूनिट्स के हैं। नंबर याद रखना है तुम्हें, तो नंबर क्या याद रखना है कि 80s वाले में क्या है, तो 80s वाले में 60 प्लस मतलब 60s प्लस 40s है, और 70s वाले में तुम्हारा क्या है, तो 50s प्लस 30s है। तो 50-30-70 और 60-40-80 है ना। तो मैथ से थोड़ा सा हट के है बायोलॉजी। और यहाँ पे इसका मतलब सेजुअस यूनिट या इसी को सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। याद रखोगे यहाँ पे 80s में 60+40 और 70s में 50+30। एस का मतलब सेजुअस यूनिट स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जहाँ पे ये है क्या, तो इट इज़ इनडायरेक्टली ए मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। बस इतना ही याद रखना है यहाँ पे। क्लियर है ना, और सब कुछ भूल जाना। क्लियर है। हाँ, एक ये याद रख सकते हो तुम, जॉर्ज पैलेट ने 1953 में ऑब्जर्व किया था, और ये तो याद रखना ही पड़ेगा, न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का बना होता है। क्लियर है यहाँ पे। ओके, और साथ ही साथ प्रोटीन भी। क्लियर है ना, लेकिन कोई मेम्ब्रेन इसको सराउंड करने वाला नहीं होता है, यानी इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट साइटोस्केलेटन। अब हम लोग देखते हैं साइटोस्केलेटन क्या होता है। क्लियर है ना। सो एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस। देखो नेचर कैसा है, प्रोटीन का बना है, पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है ना। पिछले साल भी पूछा गया, पिछले नहीं मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुका है ऑलरेडी। साइटोस्केलेटन का नेचर तो प्रोटीन का बना होता है ये। क्लियर है ना। स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें, माइक्रोफिलामेंट्स, छोटे छोटे फिलामेंट्स भी होते हैं, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और जो दूसरों एक दूसरे को कनेक्ट करने वाला फिलामेंट होगा तो दैट विल बी इंटरमीडिएट फिलामेंट, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और कहाँ प्रेजेंट होगा, तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। इज कलेक्टिवली फॉर्म्ड रेफर्ड टू एज द साइटोस्केलेटन, जिसे कि हम एक साथ क्या बोलेंगे, तो साइटोस्केलेटन बोलेंगे। इसमें क्या क्या आएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे, माइक्रोफिलामेंट्स आएंगे, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आएंगे, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। और इन सभी को एक साथ हम क्या बोलेंगे, साइटोस्केलेटन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये ना उसे एक तरह से शेप देगा, सेल को एक तरह से फ्रेमवर्क, समझते हो, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बेसिकली जैसे कि तुम पढ़ते होगे ना, स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी, तो सेम यहाँ पे फ्रेमवर्क समझना कि सेल के अंदर जो फ्रेमवर्क है ना वो कहीं ना कहीं साइटोस्केलेटन दे रहा है।
नाम में ही देखो स्केलेटन लगा हुआ है, तो वहां से भी तुम समझ सकते हो। साइटो मीन्स सेल, साइटोलॉजी समझते हो, स्टडी ऑफ सेल, क्लियर है ना। तो साइटो सेल से रिलेटेड हो गया, और स्केलेटन समझ रहे हो जो कि एक तरह से स्केलेटन सिस्टम का काम करेगा। तो देखो क्या करेगा, तो साइटोस्केलेटन इज अ सेल आर इन्वॉल्वड इन मेनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तुम्हारा बोन क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मोटिलिटी में भी यानी मूवमेंट में भी हेल्प करेगा, और साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, शेप को भी मेंटेन करेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, याद रखना है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। और तीसरा याद रखना है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल में हेल्प करता है, इसका रोल है। ओके, आगे बात करते हैं हम सीलिया और साथ साथ फ्लैजला की, क्लियर है। तो सीलिया फ्लैजला तुमने देखा भी होगा पीछे, डाइवर्सिटी अगर तुम पढ़े होगे तो सीलिया तुम्हें पैरामीशियम में दिखा होगा, है ना। तो सीलिया जिसका सिंगुलर होता है सीलियम, एंड फ्लैजला जिसका सिंगुलर होता है फ्लैजलम, आर हेयर लाइक आउटग्रोथ, छोटे छोटे हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, मीन्स बॉडी के ही किसी पोर्शन से निकल गया, सो दैट इज द आउटग्रोथ एक्चुअली ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो कहाँ से निकला है ये, तो सेल मेम्ब्रेन से निकला है, क्लियर है। तो आउटग्रोथ भी है किसका है, सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ है, मतलब सेल मेम्ब्रेन से छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकल गए हैं, दीज आर कॉल्ड सीलिया और फ्लैजला। सीलिया क्या है, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स which work like oars causing the movement of either of the cell or the surrounding fluid। तो ये बेसिकली ओर्स की तरह काम करता है, और ये क्या करता है, तो मूवमेंट में हेल्प करता है, या तो सेल का या फिर उसके आसपास जो फ्लूइड है ना उसे मूव करने में हेल्प कर देता है, क्लियर है। फ्लैजला आर कंपेरेटिवली लार्जर, तो ये सीलिया से लार्जर होगा थोड़ा, और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो possess फ्लैजला, बट देर आर दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजला। तो बिल्कुल बैक्टीरिया में भी फ्लैजला है, लेकिन वो स्ट्रक्चर वाइज तुम्हारे यूकैरियोटिक फ्लैजला से डिफरेंट है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो मार्क करने लायक बातें क्या क्या है, तो ये सिंगुलर प्लूरल तो समझते ही होंगे, ये है क्या, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ है, क्लियर है ना। जिसमें सीलिया तुम्हारा स्मॉल होता है, क्लियर है ना, जो कि हेल्प करता है मूवमेंट या तो सेल का या फिर फ्लूइड का। और फ्लैजला क्या होता है, तो फ्लैजला आर कंपेरेटिवली लार्जर, क्लियर है ना, जो कि सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजला होता है, जो कि यूकैरियोटिक फ्लैजला से अलग होता है। अब यहाँ पे देखते हैं द इसी का स्ट्रक्चर बेसिकली समझेंगे हम, क्लियर है ना, सीलिया फ्लैजला का ही अभी। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम, सीलियम समझ रहे हो, प्लूरल बात की जा रही है, और द फ्लैजलम यानी सीलिया या फिर फ्लैजला का सिंगुलर, सो दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये किससे कवर्ड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। देयर कोर कॉल्ड एक्सोनीम possess a number of माइक्रोट्यूब्यूल, उसके जो कोर होते हैं, कोर मीन्स बेसिकली इंड पार्ट बेसिकली, है ना। तो उनमें क्या होते हैं, जिसे कि एक्सोनिम बोलते हैं, इनमें ढेर सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच रन्स पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, जो कि उसी में इस तरह से पैरेलली अरेंज होता है। द एक्सोनिम यूजुअली हैज 9 डपलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड स्फेरिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 9 इसमें डपलेट मीन दो दो, यानी 9 दूना 18, क्लियर है ना, इस तरह से प्रेजेंट होंगे डपलेट के फॉर्म में, जो कि पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंट होंगे, साइड में प्रेजेंट होंगे, अभी मैं इमेज दिखा रहा हूँ तुम्हें। एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, और बीच में एक पेयर प्रेजेंट होगा। तो साइड में 9 डपलेट के फॉर्म में, और बीच में एक वहाँ भी डपलेट के फॉर्म में, तो यहाँ 9+2 अरेंजमेंट हो गया, क्लियर है ना। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनेमल माइक्रोट्यूब्यूल रिफर टू ए 9+2 अरे। अब इसको समझो, देखो यही बात की गई थी यहाँ पे, देखो अगर तुम समझो तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो कि डबलेट के फॉर्म में दिख रहा होगा तुम्हें, ये देखो एक यहाँ पे दिख रहा होगा, दूसरा यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दोनों दिखा तुम्हें, क्लियर है ना। इसी तरह से फिर यहाँ देखो, यहाँ भी 2 प्रेजेंट है, इसी तरह से तुम यहाँ देखो, यहाँ भी 2 प्रेजेंट है, क्लियर है ना। तो इसी तरह से अगर तुम काउंट करो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 हो गया ना, ये तुम्हारा 9 हो गया, क्लियर है। इसी के साथ साथ देखो अंदर में, देखो तो अंदर में तुम्हारा एक इस तरह से देखो,
अरेंज्ड है, क्लियर है ना। तो ये क्या हो गया, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, क्लियर है ना, जो कि डुप्लेट के फॉर्म में तो नहीं प्रेजेंट है, बट दोनों क्या है तो एक दूसरे से अटैच्ड ही है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो रेडियल जो स्पोक है, रेडियल स्पोक इसको क्या कर रहा है तो सेंट्रल वाले पार्ट से जोड़ने का काम कर रहा है, देख रहे हो यहाँ पे अटैच हो रहा है, ये आके अंदर अटैचमेंट का काम कर रहा है, क्लियर है। तो ये तुम्हारा एक तरह से स्ट्रक्चर दे रहा है इसे, क्लियर है। इसी के साथ साथ ये सेंट्रल सीथ है, ये सेंट्रल सीथ जिससे कि तुम्हारा रेडियल जो स्पोक है तुम्हारे डपलेट यानी पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल का वो अटैच्ड हो रहा है। एंड दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तुम्हारा क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, बाहर का स्ट्रक्चर जो भी है, क्लियर है। तो इसी से घिरा हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पे ये समझ गया, और इसी का ये एक नॉर्मल व्यू दिखाया गया है, माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो बीच में 2 दिख रहे होंगे, और साइड से तुम्हें इस तरह से अरेंजमेंट दिख रहे होंगे जो कि ड्यूप्लेट के फॉर्म में होगा, जो कि टोटल 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना 9, क्लियर है। तो 9+2 अरेंजमेंट इसका हो गया, इसका अरेंजमेंट क्या होता है 9+2 अरेंजमेंट, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो वही था यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल टिब्यूल आर कनेक्टेड बाई ब्रीज एंड इज ऑल्सो इनक्लोज्ड बाई सेंट्रल सीथ। तो देखो इसको बेसिकली ब्रीज बोल रहे हैं, दिस वन पार्ट इज द ब्रीज, ये क्या है, ये तुम्हारा ब्रीज है, और सेंट्रल सीथ से ये इनक्लोज्ड है, देख ही सकते हो यहाँ पे, क्लियर है ना, सेंट्रल सीथ है दोनों साइड से, क्लियर हुआ यहाँ तक। विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ each पेरिफेरल डपलेट बाई रेडियल स्पोक। तो देख रहे हो एक एक ट्यूब्यूल से बेसिकली कनेक्टेड है रेडियल स्पोक के थ्रू। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, तो 9 रेडियल स्पोक्स हो जाएंगे। द पेरिफेरल डपलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाई लिंकर्स, तो ये भी एक दूसरे के लिंकर्स के थ्रू कनेक्टेड है। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे ये जो सीलिया और फ्लैजला है ये बेसल बॉडी से बनता है, या यूँ कहो इमर्ज करता है, क्लियर है ना। तो जल्दी से इसे हाईलाइट कर लोगे कुछ कुछ पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या है, दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीछे देखे थे अभी तुम्हारा ये डायग्राम में। इनके कोर को हम एक्सोनीम बोलते हैं, जो कि पजेस करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स ढेर सारे, जो कि एक दूसरे के पैरेलल होगा लॉन्ग एक्सिस में। अब इनमें अरेंजमेंट कैसा होगा तो वो फिगर से तुम याद रखना, यहाँ पे याद रखोगे कंफ्यूज्ड हो जाओगे, फिगर से याद रखना, सिंपल सा। फिगर से कैसे याद रखोगे तो पेरिफेरल पार्ट में तुम्हें दिख जाएंगे 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो कि डपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्लियर है। और इसी के साथ साथ सेंट्रल पार्ट में तुम्हें दिख जाएगा सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, जिसमें कि 2 होंगे, यहाँ पे भी तुम्हें ये और ये है ना, जो कि ब्रीज से कनेक्टेड होगा, यहाँ पे ब्रीज लिखा है मैंने, लिख लोगे, क्लियर है। इसी के साथ साथ यहाँ पे तुम्हारे रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर है ना। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल में तो 9 रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर है। और यहाँ पे तुम्हें इंटर डपलेट ब्रीज दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर वाला दिख रहा है ना यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, मैं दिखाता हूँ, ये देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये बीच में जो कनेक्शन कर रहा है, गौर से देखो इसे, क्लियर है ना। सो दिस इज इंटर डपलेट ब्रीज। तो एक ब्रीज अंदर हो गया और एक ब्रीज तुम्हारा डपलेट को जोड़ने वाला, इंटर मीन्स 2 के बीच में, डपलेट मीन्स जो डपलेट माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ रहा है, तो नाम में ही तो सब छिपा रहता है एक्चुअली, क्लियर है। और रेडियल स्पोक तुम्हारे सेंट्रल सीथ से कनेक्टेड है। सेंट्रल सीथ क्या है तो कवरिंग है बेसिकली तुम्हारे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखोगे यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, ये लास्ट टॉपिक है आई थिंक, नहीं इसके बाद न्यूक्लियस भी है, बेसिकली न्यूक्लियस अभी हमने पढ़ा नहीं है। सो सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स देखेंगे यहाँ पे। सो सेंट्रोजोम इज ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिसे कि सेंट्रियोल्स बोलेंगे। तो सेंट्रियोल्स कितने हो गए बेसिकली, 2 हो गए ना यहाँ पे, क्लियर है। एक सेंट्रोजोम में बेसिकली तुम्हारे 2 सेंट्रियोल्स हो गए, क्लियर है। दे आर सराउंडेड बाई अमोर्फस pericentriolar material. Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other, मतलब कि इस तरह से, क्लियर है ना, परपेंडिकुलर ऐसे ही होता है ना कुछ। They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. इसमें तुम्हारे 9 ट्यूबलिन प्रोटीन के पेरिफेरल फाइब्रिल्स यानी साइड में फाइब्रिल्स प्रेजेंट होंगे। Each of the peripheral fibril is triplet, और हर फाइब्रिल
बेसिकली 3 का बना होगा, सो दैट इज द ट्रिपलेट एक्चुअली। ओके, द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड to the central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous। यहाँ पे भी तुम्हें proteinaceous दिख जाएगा, जिसे कि हम क्या बोलेंगे तो हब बोलेंगे, which is connected with tubules of the peripheral triplet, जो कि peripheral triplet के tubule से connect होगा। और यहाँ पे भी तुम्हें रेडियल स्पोक देखने को मिल जाएगा जो कि प्रोटीन का बना होगा। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला, पीछे पढ़े थे ना, सीलिया फ्लैजला का बेसल बॉडी सेंट्रियोल बनाएगा और वहाँ से फिर तुम्हारा बेसल बॉडी से फिर बनेगा तुम्हारा सीलिया फ्लैजला। और साथ ही साथ स्पिंडल फाइबर इंपॉर्टेंट है, स्पिंडल फाइबर तुम्हारा जो होता है ये बनता है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, और ये हेल्प करता है सेल डिवीज़न में। मैंने दिखाया भी था, तुम्हें याद करो पीछे, कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो इस तरह से तुम्हारे जो बेसिकली क्रोमोसोम होता है उसमें जो बेसिकली सेंट्रल पार्ट होता है उसमें अटैच करके उसको खींच के 2 भाग में तोड़ देता है। याद आ रहा है कुछ? दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। क्लियर है? दिस वन विल हेल्प्स इन सेल डिवीजन, तो ये क्या करेगा तो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ समझे, तो यहाँ तक समझ गए बेसिकली। अब देखो यहाँ पे तुम्हें काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ होगा इन सारे पॉइंट्स में, क्लियर है ना? तो इन सारे पॉइंट्स को जब तक तुम इमेज से नहीं देखोगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो जैसे तुमने देखा ना सीलिया फ्लैजला में बेसिकली स्ट्रक्चर, वैसे ही तुम्हें सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं। तो देखोगे ये सिंपल सा सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है, जिसमें तुम्हें ये देखो तुम्हारे जो फिलामेंट्स इधर दिख रहे होंगे बेसिकली, ये तुम्हारे ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये तुम्हारे क्या है तो ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसमें देखो ए बी और सी इसे बोला जा रहा है। देखो ए बी सी, उसी तरीके से तुम्हें ए बी सी टोटल तुम्हें देखो कितने मिल रहे हैं तो 1 2, यहाँ देखो 3 4 5 6, ये 7, ये 8 और ये 9, तो तुम्हें 9 बेसिकली ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं जो कि ट्रिपलेट के फॉर्म में है। इतना समझ में आ गया? जो कि तुम्हारे ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ये बना किसका होता है? दिस इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, तो इसे याद रखोगे, यहाँ पे पीछे दिया हुआ था ऑलरेडी। इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो सेंट्रल पार्ट है, क्लियर है ना, दिस इज द हब एक्चुअली। ये तुम्हारा क्या है तो दिस वन इज द हब। ओके, यहाँ तक समझे? अब यहीं पे समझो कि ये जो तुम्हारे ट्यूबुलिन प्रोटीन है जिसमें ए बी सी दिया गया है, तो उसमें ए और सी क्या होता है? लिंक्ड होता है। इससे समझो ए देखो सी से लिंक्ड है, यहाँ देखो ए तुम्हारे सी से लिंक्ड है, ए देखो सी से लिंक्ड है, और ए देखो सी से लिंक्ड है, इधर इधर देखो ए सी से लिंक्ड है, ए सी से लिंक्ड है, यहाँ देखो ए सी से लिंक्ड है, और यहाँ देखो ए सी से लिंक्ड है। फाइनली इतना समझ में आया? क्लियर है? इसके बाद अगर बात करते हैं तो ए के जस्ट नीचे, क्लियर है ना, ए के नीचे देखो तुम्हारा एक्स और एक्स बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसे एक्स बॉडी भी बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं तो एक्स बॉडी बोलते हैं। ओके, और इस बेसिकली दो मतलब कि एक्स बॉडी के बीच में देखो एक्स बॉडी यहाँ भी है, देखो एक्स बॉडी यहाँ भी है, एक्स बॉडी यहाँ भी है। इन दो एक्स बॉडी के बीच में एक तुम्हें बाई बॉडी दिखेगा, जो कि ये जो पॉइंट है ना तुम्हें ए और सी को जोड़ने वाला, जिसे ए सी लिंकेज बोलते हैं, उससे जोड़ रखा है। क्लियर है? तो बस सिंपल सा देखो समझना है। और यहाँ पे तुम्हें एक रेडियल फाइबर समझना है, दिस वन इज द रेडियल फाइबर, जो कि एक्स को जोड़ेगा बेसिकली यहाँ से। क्लियर है? तो ये एक तरह से कार्ड व्हील लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक्स से जोड़ रहा है, दिस इज द रेडियल फाइबर। और यहाँ पे साइड में तुम्हारे कुछ बेसिकली मैश्यूल प्रेजेंट है। क्लियर है ना? एसी लिंकर यहाँ पे देखो तुम समझ सकते हो, जो एसी को जोड़ रहा है, और एसी लिंकर से तुम्हारा कनेक्टेड है कौन? बाई बॉडी। एसी लिंकर से कनेक्टेड कौन है तुम्हारा तो बाई बॉडी है। तो यही चीज़ था। अब देखो पीछे एक बार फिर से समझो इसे। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, जैसे माइक्रो बेसिकली ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट, समझ रहे हो? द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड, वही जैसे देखे थे अभी, ये ए बी सी है, यहाँ पे फिर से तुम्हारा ए बी सी है, तो ए तुम्हारा सी से लिंक हो गया। क्लियर है ना? उसी तरीके से मान लो यहाँ पे ए बी सी है, तो ए तुम्हारा सी से लिंक हो गया। क्लियर है ना? उसी तरीके से 9 बन जाएंगे, तो ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखने लग जाएगा, जैसा कि पीछे अभी देखे थे। अब समझ में आ रहा है? द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक हो गया ए सी से।
द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेसियस, ये भी प्रोटीन का बना है, और इसे क्या बोल रहे हैं, तो हब बोल रहे हैं, जो कि बीच वाला पार्ट था, यहाँ कहीं बीच में तुम्हारा प्रेजेंट था, क्लियर है ना। विच इज कनेक्टेड विद टिब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पाइक, तो कि यहाँ पे तुम्हारा एक्स बॉडी प्रेजेंट होगा जो कि ये ए वाले पार्ट से कनेक्टेड होता है बेसिकली, वहाँ फिगर में दिखाया नहीं था, ए वाले पार्ट से ये कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड होता है, देखो यहाँ पे बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एक्स है ना ये ए वाले से कनेक्टेड होता है, ये जो एक्स है ना ए वाले से कनेक्टेड होता है, क्लियर है, ए जो है एक्स वाले से कनेक्टेड होता है, क्लियर है, और बाई जो है वो ए और सी को जो जोड़ने वाला लिंकर होता है उससे कनेक्टेड होता है, क्लियर है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो यही जो है यहाँ से फिर यहाँ से एक रेडियल स्पूक निकलेगा, वो कि सेंट्रल हब से कनेक्ट करेगा इसे, यहाँ से एक रेडियल स्पोक निकलेगा जो सेंट्रल हब से कनेक्ट कर देगा। तो यही बोला जा रहा है, इसका ऑल्सो प्रोटीनेसियस इज कॉल्ड द हब विच इज कनेक्टेड विथ ट्यूबुल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाई रेडियल स्पोक, क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा वही रेडियल स्पोक हो गया, और ये भी तुम्हारा प्रोटीन का ही बना है। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी, यहाँ पे सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाएगा तुम्हारा सीलिया और फ्लैजला का, क्लियर है ना, एंड साथ साथ स्पिंडल फाइबर बनाएगा जो कि सेल डिवीजन के टाइम हेल्प करेगा, दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्पिंडल अपरेटस जो है बेसिकली ये तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल्स के बाद वाला चैप्टर जो है ना हमारा सेल डिवीजन, वहाँ पे पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो अब मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, क्लियर है यहाँ तक। तो ये फिगर भी समझ गए होगे, एक्स बाई बॉडी समझ गए होगे, बेसिकली ए सी लिंक करे, ए सी लिंक को करे, ए और सी को लिंक करने वाला, यहाँ पे एक्स बॉडी जो है ए से कनेक्टेड है, बाई बॉडी है जो कि ए और सी से जो जोड़ने वाला लिंकेज है वहाँ से कनेक्टेड है, क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है किसका, तो सेंट्रियोल का, क्लियर है ना। और ये तुम्हारे बेसिकली दो प्रेजेंट होते हैं ना परपेंडिकुलर एक दूसरे के। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन पढ़ना है दैट इज न्यूक्लियस, ओके। चलो फिर आगे देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस को सबसे पहले एज ए सेल ऑर्गेनल किसने डिस्क्राइब किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब किया था, क्लियर है ना। एज अर्ली एज 1831, कब किया था, तो 1831 में। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज वॉज गिवन द नेम क्रोमैटिन। इसके बाद जो इसके जो मटेरियल बेसिकली प्रेजेंट है, क्लियर है ना, न्यूक्लियस के जो कि बेसिक डाई से यहाँ पे वो स्टेन किया गया, उन्हें हमने क्या बोला, तो क्रोमैटिन बोला, ओके। किसने किया ये, तो बेसिकली ये किया था फ्लेमिंग ने। द इंटरफेज, अब देखो इंटरफेज क्या है समझना, इंटरफेज तुम्हारा सेल साइकिल का एक स्टेज है जिसे कि तुम पढ़ोगे सेल साइकिल में। तो सेल साइकिल वाला चैप्टर अभी हमारा बाकी है, सेल साइकिल का चैप्टर मैं अभी तुम्हें रिमाइंड करवा देता हूँ, ज़रूर करना जिस दिन भी होगा, और अच्छे तरीके से करना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो द इंटरफेज न्यूक्लियस, इंटरफेज में जो भी न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल इट इज़ not dividing, okay, has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि हाईली एक्सटेंडेड मीन्स निकले हुए से पड़े होंगे, क्लियर है ना, एलेबरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे जिसे कि हम क्रोमैटिन फाइबर भी बोलते हैं, ओके। साथ ही साथ न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होगा एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियाई। तो देखो सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा होता है यानी इंटरफेज में, क्लियर है ना, सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, तो इंटरफेज में यहाँ पे अगर बात करते हैं हम, तो इंटरफेज में भी जब डिवाइड नहीं कर रहा होता है, क्लियर है ना, क्योंकि इंटरफेज के भी काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं बेसिकली, है ना। तो उसमें इस स्टेज की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये डिवाइस नहीं मतलब डिवाइड नहीं कर रहा है, क्लियर है ना। तो वहाँ पे तुम्हें क्या दिख जाएगा, वहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा बेसिकली क्या क्या दिखेगा, तो एक तो तुम्हें क्रोमैटिन फाइबर दिख जाएगा, क्लियर है, क्रोमैटिन फाइबर दिख जाएगा। दूसरा तुम्हें क्या दिख जाएगा, तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स दिख जाएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स मीन्स बेसिकली सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स दिखेंगे, और साथ ही साथ तुम्हें न्यूक्लियोलस दिख जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो तुम्हें न्यूक्लियोलस दिख रहा होगा, क्लियर है ना। न्यूक्लियोलस अंदर में एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है ना, वो तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म है ना वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे कि मैट्रिक्स यहाँ पे बोला जा रहा है सिंपली,
ओके। न्यूक्लियर पोर तुम्हें दिख रहा है, न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं, तो मेम्ब्रेन में ही छोटे छोटे बेसिकली होल्स प्रेजेंट होते हैं, मैं भी बना के दिखाता हूँ तुम्हें, और बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो बेसिकली तुम्हारा एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मान लो कि इस तरीके से, क्लियर है ना। तो इसी मेम्ब्रेन में क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे ऐसे समझना, मैं इसे तोड़ तोड़ के बना रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, क्लियर है। सो यही मेम्ब्रेन मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, यही सेम मेम्ब्रेन तुम समझना। तो इसमें इस तरीके से ये दोनों ज्वाइंट होते हैं, क्लियर है। तो बीच में तुम्हें एक पोर दिख रहा है ना, बीच में तुम्हें क्या दिख रहा है, एक पोर सा दिख रहा है, एक होल दिख रहा है, दिस वन। और इसी को क्या बोल रहे हैं, तो इसी को बोल रहे हैं न्यूक्लियर पोर एक्चुअली, क्लियर है ना। तो यही न्यूक्लियर पोर होता है, इसी में तुम्हारे बीच बीच में इस तरीके से होल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है ना। तो ढेर सारे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो समझ ही रहे हो। क्रोमेटिन फाइबर क्या होगा, तो इसके अंदर तुम्हें मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, लाइक इस टाइप से तुम्हें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे ढेर सारे। और यही तुम्हारे क्या होते हैं, तो ये दीज आर क्रोमेटिन फाइबर, ये तुम्हारे क्या होते हैं, तो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, ओके। तो ये तुम्हारे क्रोमेटिन फाइबर हो गए, जो कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब वो डिवाइड करने वाला होगा तो ये कंडेंस हो जाता है और ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है बेसिकली इस टाइप से, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम बेसिकली क्रोमेटिन फाइबर का ही कंडेंस स्ट्रक्चर है एक तरह से, जिसके बारे में हम बाद में थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये न्यूक्लियाई मतलब ये समझ गए, स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियाई, जिसे कि न्यूक्लियोलस भी बोला जा रहा है सिंगुलर में, क्लियर है। तो फिगर यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल सा फिगर दिया गया है जिसमें कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे इसलिए बतला दिया, देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन ऐसे डबल मेम्ब्रेनस होता है, बीच में तुम्हारे इस तरह से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है ना। और इसी के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि तुम्हारा न्यूक्लियोलस होता है, क्लियर है ना। बाहर वाला मेम्ब्रेन तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें तुम्हारा एक आउटर एक इनर बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। आगे देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर इन्वेलप विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन, समझ रहे हो, दोनों एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड है, with a space between 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होगा, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होगा। दिस स्पेस विल बी द पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि 10 से 50 नैनोमीटर का होगा, ओके। फॉर्म्स ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से देखो ये है क्या, साइटोप्लाज्म है ना, इसके बाहर ये सारे तुम्हारे जो भी स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे ये साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर फिर तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, ओके। सो न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म बीच बीच में ये एक तरह से बैरियर का काम कर रहा है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट। बाहर वाला मेम्ब्रेन क्या है, तो बेसिकली कंटिन्यूअस होता है और उसमें राइबोसोम्स भी निकलते हैं, देखते हो कि बाहर वाले मेम्ब्रेन से ही तुम्हारा इस तरह से ये इवेजिनेशन करके तुम्हारा क्या हो रहा था, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल रहा था यहाँ से, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम, और वहाँ पे तुम्हारे राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, बाहर वाले मेम्ब्रेन पे तुम्हारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देख लो, पॉइंट्स कुछ अंडरलाइन कर लेता हूँ। सबसे पहला तो यही लाइन है कि यहाँ पे याद रखना, द आउटर मेम्ब्रेन usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears राइबोसोम ऑन इट, क्लियर है, ये चीज़ समझे। और इसके पास पेरी न्यूक्लियर स्पेस का तुम ये मतलब कि लेंथ याद रखोगे, क्लियर है ना। तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो कि 10 से 50 नैनोमीटर है कुछ नहीं, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, क्लियर है ना, इतना समझ गए। और यहाँ पे बीच में एक न्यूक्लियोलस है जो कि राइबोसोम बनाएगा बेसिकली, तो आगे देखेंगे उसे हम। और बीच में तुम्हारे क्रोमेटिन फाइबर्स दिखेंगे, ओके। इसके बाद देखते हैं प्लेसेस, यहाँ पे एक मिनट, ए नंबर ऑफ प्लेसेस, क्लियर है ना, नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर इन्वेलप इज इंटरप्टेड, यानी कि बहुत सारे प्लेसेस पे क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप के बीच में होल्स प्रेजेंट होंगे, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें दिखाया था, क्लियर है ना, बाई माइन्यूट पोर्स, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे, इनको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर पोर, विच आर फॉर्म बाई द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, जहाँ पे कि दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे, क्लियर है। दीज न्यूक्लियर पोर्स are the passage through which movement of RNA and protein molecules
takes place in both directions between the nucleus and the cytoplasm. साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की ओर जाना या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की ओर जाना, दोनों ही डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में बेसिकली आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट यहाँ पे होता है इस न्यूक्लियर पोर से। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। एक सेल में कितना न्यूक्लियस होता है? एक होता है, लेकिन ये वेरी कर सकता है। वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रीक्वेंट ऑब्जर्व्ड, जैसा कि तुमने देखा भी था। जैसे मसल सेल्स अगर तुम पढ़े होगे तो याद करो, जो स्टेरिएटेड मसल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। याद आ रहा है तुम्हें? जो स्टेरिएटेड मसल्स होते हैं, स्टेरिएटेड मसल्स, ये तुम्हारे क्या होते हैं? ये तुम्हारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। याद आया तुम्हें? देखो आगे, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रीक्वेंट ऑब्जर्व। कैन यू रिकलेक्ट नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? तो देख रहे हो यहाँ पे स्टेरिएटेड मसल्स में तुम्हारे दिख रहे हैं। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, जैसे देखो तुम्हारा इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, और साथ ही साथ सीप ट्यूब्स भी तुम्हें याद करो। सीप ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, तभी तो वो कंपेनियन सेल के साथ कनेक्टेड रहता है ना। क्लियर है? तो वैस्कुलर प्लांट में और ह्यूमन आरबीसी जो बड़ा हो गया बेसिकली, यानी मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसी, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। ओके, वुड यू कंसीडर दीज सेल्स एज लिविंग? तो क्या ये सेल्स लिविंग होंगे? तो देखो यहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियस नहीं है, बट और सारे लिविंग मटेरियल्स तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो बिल्कुल लिविंग स्टेट में ही है। ओके, इसे हम नॉन लिविंग नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे आरबीसी की अगर बात करें तो सीप ट्यूब भी तुम्हारा लिविंग ही होता है, पढ़े थे तुम। फ्लोएम के सारे कंपोनेंट्स, सिर्फ तुम्हारा फ्लोएम फाइबर को छोड़कर बाकी सारे तुम्हारे लिविंग ही होते हैं, क्योंकि और सारे मटेरियल्स जैसे साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होता है यहाँ पे। क्लियर है ना? द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म, उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। इसमें क्या क्या होता है? कंटेन्स न्यूक्लियोलस, जो कि एक डेंस स्ट्रक्चर है जो कि राइबोसोम बनाएगा। न्यूक्लियोलस क्या बनाएगा? न्यूक्लियोलस फॉर्म्स राइबोसोम, इसे याद रखोगे। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है? तो राइबोसोम बनाता है। एंड क्रोमैटिन, क्लियर है? और इसी के साथ साथ न्यूक्लियोलस के साथ साथ यहाँ पे क्रोमैटिन भी प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोप्लाज्म में ही। यानी कि देखो, साइटोप्लाज्म समझ रहे हो, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, वही मैट्रिक्स। द न्यूक्लियाई आर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not a membrane bond structure। तो ये देखो, कोई membrane bond structure नहीं है, तो पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में ही जैसा मिला सा रहेगा, बस एक डेंस स्ट्रक्चर होता है। एंड इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कौन करता है? तो तुम्हारा न्यूक्लियोलस, इसे भूलना नहीं है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है वहाँ पे बड़े बड़े और साथ ही साथ तुम्हारे एक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले तो इस बात को याद रखना, क्लियर है ना, कि इट इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। किसके बारे में बोला जा रहा है? तो न्यूक्लियोलस के बारे में। क्लियर है ना? न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। क्लियर है? और यहाँ पे पीछे अगर कुछ देख लेते हैं तो माइन्यूट पोर्स होते हैं जो कि फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन से बनते हैं। क्लियर है? ये सब जरूरी नहीं है, यहाँ पे याद रखना पोर्स जो होंगे ये पैसेज में हेल्प करेंगे मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन बोथ द डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। दैट इज न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म जा रहा है तो भी, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस जा रहा है तो भी। नॉर्मली एक सेल होता है एक न्यूक्लियस में, क्लियर है ना, लेकिन अलग अलग भी हो सकता है, जैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं और सिंगल न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, जैसे इरिथ्रोसाइट और साथ ही साथ ए न्यूक्लिएटेड, मतलब कि बिना न्यूक्लियस वाले। इरिथ्रोसाइट और सीप ट्यूब बिना न्यूक्लियस वाले होते हैं। सिंगल न्यूक्लियस लगभग सेलों में होता है, और यहाँ पे स्टेरिएटेड मसल में याद रखना मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। क्लियर है ना? इतना समझे। इसके आगे देखो तुम्हारा द न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में तुम्हारा न्यूक्लियस और क्रोमैटिन फाइबर, ये सब चीज़ तुम समझ चुके हो। तो यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेज में क्या हो रहा था? तुम्हारा क्रोमैटिन फाइबर बेसिकली क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट था। क्लियर है ना? न्यूक्लियस हैज ए लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। जैसे तैसे बिखरा पड़ा होता है। क्लियर है ना? बट सुनना ध्यान से, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन,
यानी कि जब सेल डिवाइड करने वाला होगा बेसिकली, अलग स्टेज, इंटरफेज को छोड़ दो, एम फेज की बात करो, यहाँ पे बेसिकली एम फेज की बात की जा रही है, क्लियर है ना, एम फेज। तो एम फेज में बेसिकली क्या होगा, सेल शो अ स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, जो कि कुछ नहीं है, क्रोमेटिन फाइबर का ही बना हुआ है, इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जगह पे यहाँ पे तुम्हें क्रोमोसोम दिख जाएगा। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए, क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं उनमें डीएनए प्रेजेंट होता है एंड सम बेसिक प्रोटीन्स जिसे कि हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है। तो डीएनए में ये क्रोमेटिन में क्या क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, भूलना नहीं है तुम्हें। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन are also some non-histone proteins and also RNA, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी और साथ साथ RNA भी, इतना चीज़ प्रेजेंट होता है तुम्हारा क्रोमेटिन में। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 that is 23 pairs of chromosome। के अंदर तुम्हारा टोटल कितना है, तो 2 मीटर लंबा थ्रेड बना हुआ है डीएनए का, क्लियर है। यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12। डीएनए कैसे बेसिकली पैकेज होता है, कैसे कॉपी होता है, इन सभी चीज़ों को तुम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेना, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है तुम्हें कि इंटरफेज में तुम्हें क्या दिखेगा, तो इंटरफेज में तुम्हें दिखेगा क्रोमेटिन फाइबर। इंटरफेज में तुम्हें दिखेगा क्या, क्रोमेटिन फाइबर, जो कि बिखरा पड़ा होगा। लेकिन एम फेज में तुम्हें क्या दिखेगा, तो एम फेज में दिखेगा तुम्हें क्रोमोजोम, क्लियर है ना। न्यूक्लियस की जगह पे तुम्हें सिंपली क्रोमोजोम दिखेगा। और अगर बात करते हैं क्रोमेटिन फाइबर की, अगर बात करते हैं क्रोमेटिन फाइबर की, तो क्रोमेटिन फाइबर में क्या क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या क्या प्रेजेंट है, तो सबसे पहले डीएनए प्रेजेंट है, कुछ बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, क्लियर है ना, बेसिक प्रोटीन्स लाइक हिस्टोन्स, बेसिक प्रोटीन्स जैसे कि हम सॉरी हिस्टोन्स लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, हिस्टोन। तो यहाँ पे क्या है, कुछ हिस्टोन प्रेजेंट हैं, इसके साथ साथ कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और साथ साथ तुम्हारा आरएनए भी है, क्लियर है ना। तो ये चीज़ हो गया। एक सिंगल ह्यूमन सेल की अगर बात करते हैं तो 2 मीटर लंबा तुम्हारा डीएनए दिखेगा। बेसिकली डीएनए फॉर्मेशन कैसा होता है, इन सब चीज़ों को 12th में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो अभी उस पर दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पे डीएनए फॉर्मेशन वगैरह समझेंगे। यहाँ पे सिंपल सा ये टर्म याद रखना है, मैं इसे हाईलाइट किए देता हूँ, क्या है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे देखना, ए सिंगल human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among 46 that is 23 pairs of chromosomes। इतना याद रखना है, जिसके बारे में तुम बाद में पढ़ दोगे। और ये याद रखना है कि इंटरफेज में क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट है और एम फेज में ये क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट है, बस इतना याद रखना। तो आगे देखोगे यहाँ पे एवरी क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम की अगर बात करते हैं, जो कि विजिबल है सिर्फ और सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स में, जो डिवाइड नहीं कर रहा है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्लियर है ना। वहाँ पे सिंपली क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट है, वहाँ पे वो क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज्ड नहीं हुआ है। इसेंशियली हैज़ ए प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर, बीच में यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर होता है, जिसके दोनों साइड में तुम्हें काइनेटोकोर्स दिख रहे हैं, क्लियर है ना। ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे देखो एक काइनेटोकोर इधर है तुम्हारा, दूसरा इधर है, और बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, दिस वन इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। या फिर यहाँ से देखो, तुम यहाँ से देखो ज़्यादा क्लियर होगा, ये देखो इधर आर्म और इधर आर्म, सो दिस वन इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, यही है तुम्हारा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। जैसे कि बेसिकली सेल डिवीज़न के टाइम खींचा जाता है तुम्हारा स्पिंडल फाइबर के थ्रू, सेंट्रोमियर के थ्रू, ताकि ये 1 से 2 हो जाए, क्लियर है ना। जैसे यहाँ पे देखो तुम्हें ये 2 आर्म्स दिख रहे होंगे ना, ये तो ये ऑलरेडी डिवीज़न हो चुका है तुम्हारा, 2 आर्म्स दिख गए हैं, क्लियर है। तो इन दोनों को खींचने वाला चाहिए ना कोई, तो यही इधर एक सेंट्रोमियर, इधर एक सेंट्रोमियर जुड़ेगा, बीच से इस काइनेटोकोर से अटैच होगा और उसको खींच देगा बेसिकली, है ना। तो तब जाके ये डिवाइड करता है। सेंट्रोमियर क्या करेगा, होल्ड्स द 2 क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम, तो दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं उन्हें ये क्या करता है, तो होल्ड करके रखता है, क्लियर है ना। क्रोमेटिड्स यही होते हैं तुम्हारे, ओके। आ रहा है समझ में। यहाँ पे आगे देखो, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, अब सेंट्रोमियर का पोजीशन कहाँ है, बीच में है, साइड में है, क्लियर है ना। उसके अकॉर्डिंग द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। द फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम
हैज़ मिडिल सेंट्रोमियर, तो यहाँ पे बीच में ये जो बेसिकली सेंट्रोमियर है या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है वो बीच में प्रेजेंट होगा बिल्कुल, यानी कि इधर वाला आर्म और इधर वाला आर्म बिल्कुल इक्वल होगा। इस बात को समझो तुम, क्लियर है ना। फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। इसके बाद सब मेटासेंट्रिक आता है, तो क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, मिडिल से बाद होगा। तो इसमें क्या होगा, एक शॉर्टर आर्म होगा और एक लॉन्गर आर्म होगा, जिसका नाम भी देते हैं हम कि P और Q देते हैं। शॉर्टर आर्म को P बोलते हैं, लॉन्गर आर्म को Q बोलते हैं। इन केस ऑफ एकोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, एक साइड में एकदम से प्रेजेंट होगा, तो एक क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा और एक बहुत ही लंबा हो जाएगा। वेयर एज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर, यहाँ पे बिल्कुल एक एंड पार्ट पे प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे एक ही साइड में तुम्हें आर्म दिखेगा। देखो फिगर से तुम समझ सकते हो, यहाँ पे देखो बीच में प्रेजेंट है ये, क्लियर है ना, सेंट्रोमियर देखो बीच में प्रेजेंट है, तो ये आर्म और ये आर्म क्या है, तो इक्वल है, क्लियर है ना, क्लियर है, यहाँ पे ये इक्वल है दोनों। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऊपर की ओर चला गया है, तो ये देखो तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा लॉन्ग वाला हो गया और ये तुम्हारा शॉर्ट वाला हो गया। अब इसमें देखो तो इसमें ये तुम्हारा ज़्यादा शॉर्ट हो गया, क्लियर है ना, एक्स्ट्रा शॉर्ट हो गया, एक्स्ट्रा शॉर्ट हो गया, और ये तुम्हारा एक्स्ट्रा लॉन्ग हो गया, क्लियर है ना। और अगर इसकी बात करते हैं तो एक तरफ जो शॉर्ट आर्म है ये लगभग नेग्लिजिबल हो गया है, ये लगभग क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया है, तो यहाँ पे ज़्यादा बेसिकली बड़ा सा आर्म हो गया है। सो ये तुम्हारे बेसिकली 4 तरह के तुम्हें क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं, क्लियर है ना। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constriction at constant location, जिसके बाद यहाँ देखो ऊपर में जो दिखाया गया है, क्लियर है ना, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इसी को हम दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रैगमेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। तो यही तुम्हारा एक छोटा सा फ्रैगमेंट बनाता है जिसे कि हम सैटेलाइट बोलते हैं, क्लियर है। ये कभी कभी देखने को मिलता है तुम्हें, हमेशा देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद देखो माइक्रो बॉडीज की बात करते हैं, तो मेनी मेम्ब्रेन बॉन्डेड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो ये क्या है, तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेसिकल्स हैं जिनमें कि तुम्हारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ढेर सारे, और ये प्लांट में भी और साथ साथ एनिमल में भी प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, तो माइक्रो बॉडीज बोलते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियस भी खत्म हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चंस को, अगर क्वेश्चंस बनेंगे, क्लियर है ना, तुम्हारे तुमसे, तो समझना कि सब कुछ समझ में आ गया है। नहीं बन रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है, तुम्हें फिर से देखने की ज़रूरत है, ओके, या फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखो क्वेश्चन सबसे पहला क्या है, 92 में पूछा गया है यहाँ पे, द आउटर कवरिंग मटेरियल इज एब्सेंट ओवर, द आउटर कवरिंग मटेरियल इज एब्सेंट ओवर, यानी कि जो मेम्ब्रेन लेस हो, यही पूछा जा रहा है ना, जो क्या हो, मेम्ब्रेन लेस हो। तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल मैंने बताया था ना तुम्हें, देखो न्यूक्लियोलस तुम्हारा मेम्ब्रेन लेस है, लाइसोसोम में सिंगल न्यूक्लियस है, सॉरी सिंगल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2-2 मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड में भी 2-2 मेम्ब्रेन है, क्लियर है। तो ये तो तुम्हें याद होगा। राइबोसोम होता तो राइबोसोम भी आंसर हो जाता हमारा, है ना। इसके बाद बात करते हैं राइबोसोम्स आर द सेंटर फॉर, 92 में अगेन पूछा गया है ये। तो राइबोसोम का में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। रेस्पिरेशन देखो, रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, रेस्पिरेशन जो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ये होता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लियर है ना। फोटोसिंथेसिस की अगर बात करो तो ये कहाँ होता है, ये होता है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट में, यानी प्लास्टिड में, क्लियर है ना। प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है तुम्हारा राइबोसोम में, क्लियर है। और फैट सिंथेसिस तो तुम्हारा ये क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा था। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ें, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विल नॉट बी कॉमन टू माइटोटिक सेल ऑफ ए हायर प्लांट। हायर प्लांट के माइटोटिक सेल में बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि कॉमन नहीं है। सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, सेल प्लेट, सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे देखना बेसिकली यहाँ पे एक हिंट तुम्हें दिया गया है, दैट इज प्लांट, इस बात को ध्यान में रखना। तो प्लांट में इनमें से कौन सा ऑर्गेनल एब्सेंट है ये पूछा जा रहा है, क्लियर है ना। तो देखो सेंट्रियोल जो होते हैं ना, ये पीछे बताया भी गया होगा, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन एनिमल सेल, और ये एब्सेंट होता है तुम्हारा प्लांट में, एब्सेंट इन
प्लांट सेल। क्लियर है ना। बाकी तुम्हारे स्पिंडल फाइबर, सेल प्लेट और सेंट्रोमियर ये सारे चीज़ प्रेजेंट होंगे, लेकिन सेंट्रियोल तुम्हारा क्या होगा, एब्सेंट होगा, और खास करके कहाँ पे, तो प्लांट सेल में। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एट, प्रोटीन कहाँ बनता है, तो देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा समझ ही रहे हो, आंसर क्या होगा, राइबोसोम का। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, गोल्गी बॉडी तुम्हारे सिक्रेटरी वेसाइकल्स वगैरह बनाते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं, सेंट्रोसोम तुम्हारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और साथ साथ बेसल बॉडी भी बनाता है। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, राइबोसोम कहाँ बनता है, तो याद करवाया था मैंने, राइबोसोम फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम फैक्ट्री, इस तरह से याद रखना। राइबोसोम फैक्ट्री तुम्हारा कौन है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर है, दैट इज न्यूक्लियोलस, है ना, यही है तुम्हारा। और प्रोटीन फैक्ट्री कौन है तुम्हारा, तो प्रोटीन फैक्ट्री याद रखना राइबोसोम है। क्लियर है। तो ये तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोलस। क्लियर। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी में तुम्हारे राइबोसोम नहीं बनते हैं। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडी में एब्सेंट होता है, वो बात अलग है, लेकिन बनता नहीं है वहाँ पे। क्लियर है ना, वहाँ पे आता है कहीं से बेसिकली। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, तो याद करो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि क्लोरोफिल तुम्हारा थैलेक्वाइड में प्रेजेंट होता है। थैलेक्वाइड देखो इस तरह से तुम्हें क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे थे, और यही ढेर सारे बेसिकली क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था। तो क्या बन रहा था, ग्रेनम बन रहा था, याद करो। एक तुम्हारा क्या था, तो थैलेक्वाइड था, और सारे के सारे तुम्हारे क्या थे ग्रुप, तो ग्रेनम था। क्लियर है ना। तो ये चीज़ समझे। तो यहाँ पे थैलेक्वाइड में ही तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, सो आंसर विल बी थैलेक्वाइड। स्ट्रोमा क्या था, स्ट्रोमा तो वो स्पेस था बेसिकली, है ना, अंदर का। ऑटर या इनर मेम्ब्रेन में भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, ये मैंने तुम्हें बताया भी था कि यहाँ पे बेसिकली तुम्हें मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्लियर है ना, थैलेक्वाइड में बेसिकली। क्लियर है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या रॉन्ग है भाई, देखते हैं। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, दो मेम्ब्रेन वाले होते हैं। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट, द थैलेक्वाइड स्पेस, देखो थैलेक्वाइड तो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट में होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ी ना होता है। बॉन्डेड बाई थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में बोला जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में एब्सेंट है, यह स्टेटमेंट गलत है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, बिल्कुल है, सर्कुलर डीएनए याद करो, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में तो सिंगल होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में तुम्हारा सिंगल से ज़्यादा भी होता है। क्लियर है। द क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हमें क्या करना पड़ा था, हमें स्पेसिफिक स्टेनिंग करना पड़ा था, याद करो, इसे देखने के लिए एनसीईआरटी ने दिया था यहाँ पे। लेकिन ये तो क्या आया था, ये तुम्हारा इजीली विजिबल था, ये तुम्हारा इजीली विजिबल था, याद आ रहा है। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, बी ना, क्योंकि ये थैलेक्वाइड स्पेस तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट में है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है। देन साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, ये मैंने मार्क करवाया था पीछे तुम्हें, साइटोस्केलेटन प्रोटीन के बने होते हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ याद रखने वाली बातें हैं, है ना, याद रहेगा तभी टिक कर पाओगे, इसमें कुछ समझना नहीं है। सेलुलोज प्लेट, देन सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स, कैल्शियम कार्बोनेट ग्रैन्यूल्स नहीं, प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स के बने होते हैं साइटोस्केलेटन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। An elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm which help in maintenance of cell shape, देखो शेप मेंटेन कर रहा है तो साइटोस्केलेटन ही होगा। क्लियर है ना। और देखो ये साइटोस्केलेटन का बेसिकली डिफिनीशन ही है, जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठाया गया है, और ये क्वेश्चन तुम्हें 2010 में पूछा गया है। तो क्या देखो, थैलेक्वाइड तो नहीं होगा यहाँ पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं, क्लियर है ना, प्लाज्मा लेमा नहीं, तो सिंपली साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का डिफिनीशन है भाई, पीछे जाकर तुम देख सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ऑन डीएनए, ऑन डीएनए दो के पास होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड। तो प्लास्टिड यहाँ पे दिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है तुम्हारा। क्लियर है ना। तो डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम तो समझते हो बेसिकली, लाइजोसोम, पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम तो हमें पढ़ना ही नहीं है बेसिकली, है ना, तो उसे तो छोड़ ही दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्लियर है ना। ऐसे ऑर्गेनल को हम क्या बोलते हैं, तो सेमी ऑटोनोमस बोलते थे ना, सेमी ऑटोनोमस, जिनके पास खुद का डीएनए हो और राइबोसोम भी होता है। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आया। 2010 में पूछा गया ये क्वेश्चन।
आगे देखते हैं, फिगर दिया गया यहाँ पे 1 से 4 तक हमें बेसिकली मैच करना है। विथ 4 पार्ट्स लेवल इतना करेक्टली सेलेक्ट द पार्ट करेक्टली मैचेस विद इट्स फंक्शन। अच्छा, जो पार्ट यहाँ पे सही उसका फंक्शन दिया गया। तो देखो ये पहला वाला तुम्हारा क्या है, पहला वाला तो तुम्हारा ल्यूमेन है ना, यानी ल्यूमेन के अंदर मैट्रिक्स है। पहला वाला तुम्हारा क्या है, तो मैट्रिक्स है। तो देखते हैं पहला मैट्रिक्स दिया है, पहला मैट्रिक्स दिया है भाई, मेजर साइट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, रेस्पिरेटरी चेन रिएक्शन एंजाइम। अच्छा चलो इसे रहने देते हैं, आगे देखते हैं पहले, बाद में इसे डिसाइड करेंगे हम। इनर मेम्ब्रेन, सेकंड इज द इनर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, ये तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन है। और ये तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन है, क्लियर है ना। और ये तुम्हारा क्या है, क्रिस्टी है, ये तुम्हारा क्या है, तो क्रिस्टी है। तो चलो देखते हैं, सेकंड इज द इनर मेम्ब्रेन, हाँ है, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग कॉन क्रिस्टी, बिल्कुल सही है। अंदर वाला मेम्ब्रेन देखो अंदर की ओर फोल्ड करके क्रिस्टी बना लेता है, ये तो सही है। आगे देखो, थर्ड इज द क्रिस्टी, सो थर्ड इज द क्रिस्टी, बिल्कुल सही है। पजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, तो क्रिस्टी में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्लियर है ना, ये गलत हो गया तुम्हारा। और फोर्थ तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन है, गिव्स राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाई स्प्लिटिंग, ये भी नहीं है तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन को बना रहा है। और यहाँ पे देखो वही था कि रेस्पिरेटरी रिएक्शंस होते हैं बेसिकली यहाँ पे, है ना, लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और यूँ कहो कि यहाँ पे तुम पढ़े थे कि एंजाइम्स जो होते हैं ये तुम्हें कहाँ मिलते हैं, तो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन में मिलते हैं, ये मैंने पीछे बतलाया भी था, क्लियर है ना, देखो याद आया मुझे भी। तो ये इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन में मिलते हैं तुम्हारे एंजाइम्स। लेकिन वही अगर प्लास्टिड की बात करते, अगर हम प्लास्टिड की बात करते तो यहाँ पे जो एंजाइम्स होते थे ना, यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं यानी क्लोरोप्लास्ट की, तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा क्या होता, तो ये स्ट्रोमा में होता, क्लियर है ना, यानी ये मैट्रिक्स में होता। ओके, सो यहाँ पे इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के पास एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया। तो आंसर कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे देखें, पेप्टाइड सिंथेसिस, पेप्टाइड मीन्स बेसिकली फैट होता है, क्लियर है ना। सो फैट सिंथेसिस, सॉरी पेप्टाइड फैट नहीं होता है, पेप्टाइड तुम्हारे प्रोटीन के फॉर्म होते हैं ना, सॉरी वो लाइपेज फैट होता है तुम्हारा, है ना, कंफ्यूजन हो गया था, कोई बात नहीं, होता है। तो पेप्टाइड मीन्स बेसिकली प्रोटीन के फॉर्म होते हैं, है ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल टेक्स प्लेस इन, एंड द आंसर इज राइबोसोम। बस यही समझना है कि पेप्टाइड क्या है। पेप्टाइड हम पढ़ेंगे अभी बायोमोलिकुल्स में, नेक्स्ट चैप्टर में। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट, इन सभी में बेसिकली प्रोटीन्स नहीं बनते हैं, सिंपली राइबोसोम में बनता है। आगे देखते हैं, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, तो राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनते हैं, तो देख लो यहाँ पे लाइसोसोम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें सिंपली हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, तुम याद करो यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। न्यूक्लियोलस में बिल्कुल बनता है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं और ना ही राइबोसोम में, सो सिंपली न्यूक्लियोलस। ओके, यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा भी गया था, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस, एक बार पीछे देख लोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट्स इज करेक्टली डिस्क्राइब, इनमें से कौन है जो कि करेक्टली डिस्क्राइब किया गया है, तो देखते हैं। थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड के बारे में क्या बोला गया है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली इधर लिख लोगे, क्लोरोप्लास्ट है ना, इधर से हटा दोगे, ठीक है। तो थैलेक्वाइड क्या है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक है फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही है, ये तो सही है ना, ये इस तरह से बेसिकली तुम्हारे सैक्स होते हैं मेम्ब्रेनस, और यही तो बेसिकली तुम्हारा ग्रेना बनाता है ना। तो सही पूछ रहा था क्या, करेक्टली, हाँ तो ये तो सही है भाई। आगे देख लेते हैं, बाकी सब गलत भी तो होना चाहिए ना। सेंट्रियोल्स क्या है, साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, बिल्कुल नहीं, आरएनए सिंथेसिस तुम्हारा न्यूक्लियोलस करता है, तो सेंट्रियोल्स नहीं होगा। राइबोसोम की अगर बात करते हैं तो दोज आर क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर एटीएस, नहीं, क्लोरोप्लास्ट तुम्हारा ऑर्गेनल है ना, ऑर्गेनल पे 70s होता है, याद करो, क्लियर है, मैंने बताया था तुम्हें। वाइल दोज इन द साइटोप्लाज्म आर 70s, साइटोप्लाज्म वाले 80s होते हैं भाई, है ना, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। लाइजोसोम ऑप्टिमली एक्टिव एट पीएच 8.5, जी नहीं, ये स्लाइटली एसिडिक पीएच पे बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, तो मतलब कि एक्टिव होता है, क्लियर है ना, एसिडिक पीएच।
क्लियर है? तो 8.5 नहीं, मतलब कि 7 के नीचे रहेगा बेसिकली, तो ये भी तुम्हारा नहीं है आंसर। सो बिल्कुल पहला तुम्हारा सही है। आगे देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेल विदिन एन ऑर्गेनेल। मैंने बताया था तुम्हें कि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है बेसिकली जो दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट होता है, लाइक तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है ना? तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स कैन बी फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, यहाँ पे 70s वाले होंगे बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। क्लियर है ना? सो आंसर विल बी राइबोसोम। ओके, बाकी सारे यहाँ पे नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो, द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s, पहला ही गलत हो गया, प्रोकैरियोटिक में 70s होगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वेयर एस स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये तो सही था, लेकिन यहाँ पे तो गलत हो गया ना। आगे देखो, दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये तो सही है तुम्हारा। क्लियर है? देन दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, ये भी गलत है, प्रोकैरियोटिक में भी तो 70s होता है ना। दीज आर सेल्फ स्प्लिसिंग इंट्रॉन ऑफ सम आरएनए, दे आर सेल्फ स्प्लिसिंग इंट्रॉन ऑफ सम आरएनए। तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या दिया गया है कि सेल्फ स्प्लिसिंग नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारा न्यूक्लियोलस से बनता है ना। क्लियर है? तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा बना था? बी ना, दीज आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, इसके बने होते हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखो, द क्रोमोजोम्स इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, बिल्कुल एक एंड के साइड बेसिकली तुम्हारा सिचुएटेड होता है। तो ऑप्शन है टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक। ओके, तो देखना यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, मेटासेंट्रिक में बिल्कुल सेंटर में होता है। क्लियर है ना? इसके बाद सब मेटासेंट्रिक आता है जिसमें एक साइड में प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्लियर है ना? यानी कि टुवर्ड्स ए लिटिल टुवर्ड्स पेरीफेरी। क्लियर है ना? टुवर्ड्स पेरीफेरी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही बेसिकली, या टुवर्ड्स पेरीफेरी यहाँ पे लिखना सही नहीं होगा, इसे मैं काट देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं टुवर्ड्स वन एंड, है ना, ज़्यादा बेटर होगा। तो ए लिटिल, ए स्लाइटली, ऐसे लिख लो, ए स्लाइटली टुवर्ड्स वन आर्म। ओके, एक आर्म की तरफ थोड़ा सा बढ़ गया। इसके बाद एक्रोसेंट्रिक आता है जिसमें कि क्या होता है, तो क्लोज टू वन एंड, क्लोज टू वन एंड। और टीलोसेंट्रिक में तो तुम्हारा टर्मिनल पोर्शन में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बिल्कुल टर्मिनल पार्ट में प्रेजेंट होता है, एंड पार्ट में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? सो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? क्लोज टू वन एंड, तो एक्रोसेंट्रिक। क्लियर है? एक्रोसेंट्रिक टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, टीलोसेंट्रिक तभी आंसर होगा जब टर्मिनल वर्ड यूज होगा, कि बिल्कुल टर्मिनल पे प्रेजेंट हो, जो जिसमें एक एक्सट्रीमली लॉन्ग बेसिकली आर्म बने। क्लियर है ना? या फिर एक ही आर्म बने अगर देखा जाए तो। क्लियर है? तो ये चीज़ समझे। द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म बाई स्टॉकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, किसके बारे में बात की गई है? थैलाक्वाइड के बारे में बात की गई है। क्लियर है ना? तो ढेर सारे थैलाक्वाइड इस तरह से बनते हैं, मिलते हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्या बनाता है? तो ये तुम्हें पता होगा, ग्रेना बनाता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्रिस्टी तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में दिखते थे, याद करो, ये क्या था? इनफोल्डिंग था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग थी, स्ट्रोमल लैमली तुम्हारा कनेक्ट कर रहा था, ये एक तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा था दो ग्रेना के बीच में या दो थैलेगॉइड के बीच में, और स्ट्रोमा तुम्हारा स्पेस प्रेजेंट था, ये तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट में है ना। सो आंसर विल बी बी। न्यूक्लियर इन्वेलप इज द डेरिवेटिव ऑफ, न्यूक्लियर इन्वेलप किसका डेरिवेटिव है? चलो देखते हैं। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है क्या? मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, okay, then microtubules, then rough endoplasmic reticulum। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने बेसिकली पीछे बताया नहीं था, न्यूक्लियर इन्वेलप बेसिकली तुम्हारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बनाता है। तो यहाँ पे लिख लोगे, इट फॉर्म्स न्यूक्लियर इन्वेलप। हाँ, कब बनाता है वो भी लिख लेना, ड्यूरिंग
कैरियोकाइनेसिस। अब ये कैरियोकाइनेसिस क्या होता है भाई, तो न्यूक्लियस का जो डिवीजन है ना, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। तो जहाँ तुम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन लिखे थे ना, मैंने वहाँ पे जो फंक्शन लिखाया था लाइक प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह, वहीं पे जाके ये भी ऐड कर लो और इसे आंसर मार्क कर लो। क्लियर है, तो ये चीज़ याद रखोगे। आगे देखते हैं, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। देखो राइबोसोम में तुम्हारा डीएनए प्रेजेंट होता है क्या? नहीं होता है। न्यूक्लियस में तो होता है तुम्हारा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, बिल्कुल। तो राइबोसोम में तुम्हारा क्या होता है? सिंपली तुम्हारा आरएनए और राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। क्लियर है ना, यानी कि आरएनए और प्रोटीन होता है बेसिकली। क्लियर है, तो दिस इज द राइबोसोम। तो आंसर यही हो गया तुम्हारा। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए तो प्रेजेंट होते ही हैं। न्यूक्लियस का तो अपना राइट ही है कि वहाँ डीएनए प्रेजेंट होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ये दोनों तुम्हारे सेमी ऑटोनोमस हैं। ये दोनों कैसे हैं तुम्हारे? तो सेमी ऑटोनोमस हैं। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे तुम्हारे सर्कुलर डीएनए होगा। क्लियर है ना, सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया कहीं जैसा यहाँ पे डीएनए भी होता है, और बैक्टीरिया कहीं जैसा यहाँ पे राइबोसोम भी होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनल है ना। लेकिन न्यूक्लियस तुम्हारा वेल डेवलप्ड होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे वेल डेवलप्ड तुम्हारा सब कुछ होता है। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बॉन्डेड? चलो देखते हैं, मैंने वो लिखवा दिया था लिस्ट में। लाइजोसोम में मेम्ब्रेन है, मीजोसोम में भी मेम्ब्रेन, बेसिकली मीजोसोम, एक मिनट रुक जाओ, मीजोसोम में मेरे ख्याल से, वैक्यूल्स में तो है, हाँ मीजोसोम्स में भी है ही। क्लियर है ना। राइबोसोम देखो ऑलरेडी आंसर है ना, राइबोसोम तो रट रट के याद करवाया था कि राइबोसोम तुम्हारा मेम्ब्रेनलेस होता है। आगे बढ़े, सेलुलर ऑर्गेनेल विथ मेम्ब्रेन्स आर, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होने चाहिए, दैट इज राइबोसोम नहीं आना चाहिए। तो राइबोसोम एक इधर आ गया, एक इधर भी आ गया, एक इधर भी आ गया, ऐसे ही दिख रहा है तुम्हें आंसर। आंसर दिख गया ना, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। साथ साथ तुम्हारे और भी स्ट्रक्चर्स जैसे न्यूक्लियोलस वगैरह भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ न्यूक्लियोलस मुझे दिखा नहीं, सिंपली राइबोसोम दिखा यहाँ पे, और राइबोसोम तुम्हें तीनों में ही दिख गया होगा। तो इसीलिए आंसर तो लाइसोसोम भी बन गया, जिसमें सारे के सारे क्या हैं, मतलब लाइसोसोम नहीं, आंसर ए बन गया। लाइसोसोम, गोल्गी एपैरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि तीनों तुम्हारे मेम्ब्रेनस हैं, यानी कि इनमें से कोई भी है जो कि मेम्ब्रेनलेस नहीं है। क्लियर है। आगे बात करते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ। माइक्रोट्यूबुल्स किसके कंस्टिट्यूएंट हैं देखते हैं। सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर, क्रोमैटिन। माइक्रोट्यूबुल में क्रोमैटिन नहीं आता है ना। या क्रोमैटिन में बेसिकली माइक्रोट्यूबुल नहीं आता है, ये तो गलत हो गया, बाकी तो तुम्हारे सही थे। सेंट्रोजोम हाँ सही है। न्यूक्लियोजोम देखो फिर से आ गया, ये गलत कर दिया। सीलिया फ्लैजला सही है, परऑक्सीजोम यहाँ पे आ गया, ये फिर से गलत कर दिया। देन स्पिंडल फाइबर बिल्कुल है, सेंट्रियोल्स बिल्कुल है, और सीलिया बिल्कुल है। तो इन्हीं सब में तो तुम्हारे माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट है ना। क्लियर है। माइक्रोट्यूबुल्स पीछे पढ़े थे ना, 9+2 अरे, या फिर 9+1 वाले भी पढ़े थे तुम सेंट्रियोल्स में, तो वो सारे माइक्रोट्यूबुल्स ही तो थे तुम्हारे। चलो आगे बढ़ते हैं, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये तुम्हारे ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, याद करो। तो ये सब यहाँ स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, सीलिया, और साथ साथ फ्लैजला भी रहता तो भी चलता, वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है। आगे बढ़ें, यहाँ पे देखो मैच करना है हमें, और उसके बाद आंसर ढूंढना है। तो सबसे पहले मैच कर लेंगे, आंसर तो मिल ही जाएगा। थैलेक्वाइड क्या है भाई? डिस्क शेप सैक इन गोल्गी एपैरेटस, नहीं गोल्गी एपैरेटस में नहीं है, थैलेक्वाइड क्लोरोप्लास्ट में होता है। डेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, नहीं नहीं नहीं। फ्लैट मेम्ब्रेन सैक इन स्ट्रोमा, बिल्कुल स्ट्रोमा में ही तो प्रेजेंट होता है ना ये। देन क्रिस्टी देखते हैं, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सही है। इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली, बट माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट है तो चलेगा। देन सिस्टर्नी, सिस्टर्नी तुम्हारा गोल्गी एपैरेटस में दिख जाएगा। क्लियर है ना, और साथ साथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दिखता है। देन क्रोमैटिन की अगर बात करते हैं, तो क्रोमैटिन तुम्हारा क्या है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बिल्कुल कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है तुम्हारा डीएनए का। तो यही सारे बन गए तुम्हारे। अब यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? CDAB। सो CDAB, CDAB आंसर बना डी। क्लियर है ना। चलो ये चीज़ समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, बिल्कुल सही है। दे आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स, सही है। एंड दे कंटेन डीएनए, बिल्कुल सही है, डीएनए प्रेजेंट होता है इन दोनों के पास, साथ ही साथ राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है।
बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। तो ऐसा नहीं है क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है ना, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट तो है तो प्रोटीन सिंथेसिस तो करेगा ही करेगा। क्लियर है ना। तो पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया तुम्हारा। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर है। तो ये चीज़ समझे। 1 is ट्रू बट 2 is फॉल्स। बाकी सारे ऑप्शन तुम देख सकते हो यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP। एनर्जी बनाने वाला कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लियर है। सिंपल सा, दिमाग नहीं लगाना है। तो ये हो गया लाइजोम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के लिए कौन सा यहाँ पे सही है? इट टेक्स पार्ट इन अ स्पिंडल फॉर्मेशन। इट इज ए मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये सही है। और इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन। तो देखो स्पिंडल फॉर्मेशन में तुम्हारा हेल्प करता है सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम बोल दो तुम। क्लियर है ना। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस नहीं करता है, ये चीज़ याद रखना है। सो आंसर ये भी गलत है बेसिकली, ये भी। और सही कौन है? तो तुम्हारा ये हो गया, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करता है तुम्हारा न्यूक्लियोलस। पीछे दिया गया था तुम्हें एनसीईआरटी में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। डीएनए नहीं होना चाहिए दोनों में। तो देखो डीएनए कहाँ कहाँ है, सबसे पहले ये याद रखो। न्यूक्लियस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है और क्लोरोप्लास्ट में है। तो ये आंसर में नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ लाइसोसोम वैक्यूल बिल्कुल सही है ये। देन यहाँ देखो माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, यहाँ भी देखो माइटोकॉन्ड्रिया आ गया और यहाँ देखो क्लोरोप्लास्ट आ गया। क्लियर है। तो आंसर बन गया ना ये तुम्हारा। द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। देखो सेम ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में बनता है, रट लो अब तो। 3 बार तो रिपीट हो ही गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही, है ना। आगे भी रिपीट हो सकता है। तो राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है? तो न्यूक्लियोलस में बनता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है, ये लास्ट था हमारा। तो इसी तरह हमने इस चैप्टर को भी ख़त्म कर लिया बिल्कुल सही तरीके से। अगर इसके बाद भी कुछ टॉपिक्स अगर समझ में नहीं आए हो या फिर चाहते हो कि उसे और डिटेल में मैं पढ़ा दूँ, तो कमेंट करना सीखो पहले, ठीक है ना। या फिर हमारा जो ग्रुप है डॉट ग्रुप, उसमें मैसेज करो या मुझे पर्सनली मैसेज करो कि हाँ सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, इस पर आप अलग से वीडियो बना दो। तो मैं यहाँ पीपीटी के थ्रू नहीं, मैं वाइट बोर्ड के थ्रू बेसिकली मार्कर जो होता है ब्लैक ब्लू जो भी मार्कर्स के थ्रू मैं बोर्ड पे वीडियो बना के तुम्हें और वो अपलोड कर दूंगा। क्लियर है ना। या फिर अगर तुम्हें पर्सनली कोई क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम पे हमारा डॉट ग्रुप जो है बेसिकली, वहाँ डॉट ग्रुप पे आ सकते हो और यहाँ पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो जिसे मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। क्लियर है ना। तो क्वेश्चंस तो तुम्हारे आते नहीं हैं कि तो फिर मैं आंसर ही कहाँ से करूँ। और तुम्हारा बस एक ही काम बनता है, सही से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, कंटिन्यू पढ़ते रहो, बार बार रिवाइज करो। और थोड़ा सा मेरे लिए तुम्हारा काम ये बनता है कि इस वीडियो को दूसरे दूसरे लोगों के साथ शेयर करो, तो ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। क्लियर है ना। तो बस इतना ही है बोलना, और तो कुछ नहीं बोलना है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स शुरू करेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।